चैप्टर एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर। आइए इस चैप्टर को समझते हैं। सबसे पहले पोर्टुगीज आए थे इंडिया में, पर ब्रिटिश ने इंडिया के बड़े बड़े एरियाज कैप्चर कर लिए और खुद को इंडस्ट्रियल एज का लीडिंग पावर बना लिया। यूरोपियंस का इंडिया आने का रीजन को देखते हैं। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट स्टेब्लिश करना, अरब मुस्लिम इंटरमीडियरीज पर डिपेंडेंस कम करनी थी। यूरोपियंस को इंडिया के साथ डायरेक्ट ट्रेड करना था। इंडियन कमोडिटीज की डिमांड, स्पाइसेस जैसे मसाला, कैलिकोज जैसे कपड़ा, सिल्क और प्रीशियस स्टोन काफी डिमांड में थे। रेनेसेंस और टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट, रिनेसेंस के टाइम शिप बिल्डिंग और नेविगेशन में एडवांसमेंट हुआ। यूरोप के लोग नए एरियाज एक्सप्लोर करना चाहते थे। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और लग्जरी गुड्स की डिमांड, यूरोप में इकोनॉमिक ग्रोथ हुई थी। स्पाइसेस का यूज कुकिंग और फूड प्रिजर्वेशन के लिए होता था, जो एक लग्जरी कम्युनिटी थी। अब बात करते हैं पोर्टुगीज। पहले यूरोपियंस जो इंडिया पहुंचे। पोर्टुगीज सबसे पहले क्यों आए, इसका देखते हैं। इस्लाम के अगेंस्ट लीडरशिप, पोर्टुगीज ने इस्लाम के खिलाफ यूरोप में लीडरशिप ली थी। अपनी डोमिनेशन एक्सपेंड करना चाहते थे नए एरियाज में। प्रिंस हेनरी नेविगेटर, पोप निकोलस भी ने 1454 में एक बुल यानी कि परमिशन दिया प्रिंस हेनरी को, जिसमें उन्हें इंडिया तक की ओरिएंटल शोर एक्सप्लोर करने का राइट्स मिला। ट्रीटी ऑफ टोरडेसिलास 1494, पोर्टुगल और स्पेन ने नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड को डिवाइड किया एक इमेजिनरी लाइन के बेसिस पर। पोर्टुगल को ईस्ट के टेरिटरीज और स्पेन को वेस्ट के टेरिटरीज क्लेम करने का राइट मिला। इस ट्रीटी ने पोर्टुगीज वेंचर्स का रास्ता खोला। बार्थोलोम्यू दियास और वास्को डी गामा 1487, बार्थोलोम्यू दियास ने कैप ऑफ गुड होप क्रॉस किया और अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट तक गए, पर गलती से इंडिया समझ लिया। 1498, वास्को डी गामा फाइनली कैलिकट इंडिया पहुंचे। पोर्टुगीज सबसे पहले इसलिए पहुंचे क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी थी, पॉलिटिकल और रिलीजियस मोटिवेशन था। ट्रीटी ऑफ टोरडेसिलास ने उनको ईस्टर्न टेरिटरीज क्लेम करने का चांस दिया था। अब बात करते हैं क्रोनोलॉजी ऑफ इम्पोर्टेंट पोर्टुगीज फिगर इन इंडिया। पोर्टुगीज का इंडिया में एंट्री और उनका इन्फ्लुएंस स्टेब्लिश करने का प्रोसेस काफी इंटरेस्टिंग और स्ट्रेटेजिक था। यहाँ हम उनके कुछ इंपॉर्टेंट फिगर और उनके कंट्रीब्यूशंस को सिंपल में समझते हैं। फर्स्ट, वास्को डी गामा 1498, 1501, 1524। 1498 में वास्को डी गामा कैलिकट पहुंचे जामोरिन के रूल में। गुजराती पायलट अब्दुल मजीद ने उनका गाइड किया। जामोरिन ने उनका फ्रेंडली रिसेप्शन किया। पीपर ट्रेड के थ्रू पोर्टुगीज को ह्यूज प्रॉफिट मिले। 1501, वास्को डी गामा ने कैनानोर में एक ट्रेडिंग फैक्ट्री स्टेब्लिश की। 1524, वास्को डी गामा इंडिया थर्ड टाइम आए और वाइसरॉय ऑफ पोर्टुगीज इंडिया पर कोचीन में उनकी डेथ हो गई। अब बात करते हैं पेट्रो अल्वेरेज कैब्रल 1500। इनका मिशन था स्पाइसेस का ट्रेड करना और पोर्टुगीज का इन्फ्लुएंस बढ़ाना। 1500 में कैलिकट में एक फैक्ट्री स्टेब्लिश की, पर कॉन्फ्लिक्ट हो गया और पोर्टुगीज फैक्ट्री पर अटैक हुआ। रिटेलिएशन, कैब्रल ने अरब मर्चेंट शिप को सीज किया, उनके कार्गो को कॉन्फिस्केट किया और शिप को जला दिया। रिजल्ट ये हुआ कैलिकट को बम्बार्ड किया, पर कोचीन और कैनानोर के रूलर्स के साथ फेवरेबल ट्रीटीज नेगोशिएट करने में सक्सेसफुल रहे। अब फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 to 1509। 1505 अल्मेडा को गवर्नर ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया। इनका मिशन था पोर्टुगीज पोजीशन को कंसोलिडेट करना, मुस्लिम ट्रेड को डिस्ट्रॉय करना, इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट
और सिटीज जैसे एडेम, ओरमज, मलाक्का को सीज करना। फोर्ट्रेसेस बनाने के लिए कहा गया अजादीवा, कोचीन, कैननौर, किल्वा में। इनके चैलेंजेस को देखते हैं। जामोरिन का अपोजिशन, मेमेलुक सुल्तान ऑफ इजिप्ट और वेनेतियन मर्चेंट्स का थ्रेट 1507। इजिप्शियन और गुजरात नेवीज ने पोर्टुगीज स्क्वाड्रॉन को डिफीट किया। अल्मेडा का सन की डेथ हो गई। 1508 रिवेंज। अल्मेडा ने कंबाइंड इजिप्शियन गुजरात नेवीज को क्रश किया और अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग की। ब्लू वाटर पॉलिसी, कार्टेज सिस्टम। अल्मेडा ने इंडियन ओशियन का मास्टर बनने का एम रखा। कार्टेज सिस्टम शिप को पोर्टुगीज परमिशन के बिना ट्रेड करने नहीं देते थे। अब बात करते हैं अल्फोंसो डी एल्बुकर्की 1509 to 1515, रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर इन द ईस्ट। अल्बुकर्की को पोर्टुगीज एम्पायर का विजनरी लीडर माना जाता है। उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी से पोर्टुगीज डोमिनेंस स्टेब्लिश किया। आइए इनके कंट्रीब्यूशंस को देखते हैं। स्ट्रेटेजिक बेसेस स्टेब्लिश किए। ओरमज पर्शियन गल्फ जो है ट्रेड कंट्रोल के लिए स्टेब्लिश किया। मलाबार जो कि केरला में है, पीपर ट्रेड का सेंटर बनाया। मलाक्का जो कि मलेशिया में है, साउथ ईस्ट एशिया के ट्रेड रूट का कंट्रोल लिया। रेड सी, इंडियन ओशियन के एंट्री एग्जिट पॉइंट सिक्योर किए। अब गोवा का एक्वाजिशन 1510, सुल्तान ऑफ बीजापुर को हराकर गोवा को कैप्चर किया। गोवा बना फर्स्ट इंडियन टेरिटरीज अंडर यूरोपियन कंट्रोल, पहले अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद। परमिट सिस्टम, अदर शिप को पोर्टुगीज परमिशन के बिना ट्रेड करने नहीं देते थे। इससे इकोनॉमिक मोनोपोली इंश्योर की गई। सोशल रिफॉर्म, सती एबोलिश किया, वुमेन को जलाने से बचाया। इंटर मैरिज प्रमोट किए, पोर्टुगीज मैन को लोकल वुमेन के साथ शादी करने इनकरेज किया। न्यू क्रॉप्स इंट्रोड्यूस जैसे तंबाकू, कैश्यू नट, कोकोनट वेराइटीज। मुस्लिम परसिक्यूशन, पोर्टुगीज लीडरशिप ऑफ क्रिस्टेंडोन के वजह से अल्बुकर्की ने मुस्लिम को परसिक्यूट किया। इम्पैक्ट को देखते हैं। अल्बुकर्की ने गोवा को पोर्टुगीज एम्पायर का कल्चरल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बनाया। इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर और लोकल इंटीग्रेशन के लिए उनका रोल काफी सिग्निफिकेंट था। अब बात करते हैं नीनो दा कुन्हा 1529 to 1538। नीनो दा कुन्हा ने पोर्टुगीज एम्पायर को और स्ट्रेंथन किया, स्पेशली गुजरात और बंगाल के एरिया में। आइए इनके कंट्रीब्यूशंस को देखते हैं। हेडक्वार्टर शिफ्ट, 1513 में पोर्टुगीज गवर्नमेंट का हेडक्वार्टर कोचीन से गोवा शिफ्ट किया गया। गोवा अब पोर्टुगीज का परमानेंट बेस बन गया। गुजरात और बहादुर शाह का कॉन्फ्लिक्ट। बहादुर शाह ऑफ गुजरात ने पोर्टुगीज से हेल्प मांगी हुमायूं से के अगेंस्ट। 1534 में बहादुर शाह ने पोर्टुगीज को बेसिन और दीव के बेसिस दिए। 1537 में पोर्टुगीज ने नेगोशिएशन के टाइम बहादुर शाह को अपने शिप पर बुलाकर मार दिया। बंगाल में एक्सपेंशन, पोर्टुगीज ने बंगाल में सेटल करना शुरू किया। हुगली को अपना हेडक्वार्टर बनाया और बंगाल के ट्रेड को डोमिनेट किया। अब फेवरेबल कंडीशन फॉर द पोर्टुगीज को देखते हैं। पोर्टुगीज की सक्सेस के पीछे कुछ स्पेसिफिक रीजन है। फ्रेगमेंटेड इंडियन कंडम्स, गुजरात को छोड़कर बाकी एरियाज में यूनिटी और स्ट्रांग नेवी नहीं थी। पोर्टुगीज ने इस वीकनेस का फायदा उठाया। अरब मर्चेंट्स की लैक ऑफ यूनिटी, अरब ट्रेडर ऑर्गेनाइज नहीं थे और पोर्टुगीज के अगेंस्ट एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस नहीं दे सके। मिलिट्री सुपरियरिटीज, पोर्टुगीज शिप पर कैनन्स लगे हुए थे जो उनके एक डिसिसिव मिलिट्री एडवांटेज देते हैं। अब फेवरेबल कंडीशंस फॉर द पोर्टुगीज को देखते हैं। पोर्टुगीज की सक्सेस के पीछे कुछ स्पेसिफिक रीजन थे। फ्रेगमेंटेड इंडियन किंगडम, गुजरात को छोड़कर बाकी एरियाज में यूनिटी और स्ट्रांग नेवी नहीं थी।
पोर्टुगीज ने इस वीकनेस का फायदा उठाया। अरब मर्चेंट्स की लैक ऑफ यूनिटी, अरब ट्रेडर ऑर्गेनाइज नहीं थे और पोर्टुगीज के अगेंस्ट एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस नहीं दे सके। मिलिट्री सुपेरिटी, पोर्टुगीज शिप पर कैनन लगे होते थे जो उन्हें एक डिसेसिव मिलिट्री एडवांटेज देते थे। अब कुछ की टर्म्स को देख लेते हैं। परमिट सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिसमें पोर्टुगीज की परमिशन के बिना शिप ट्रेड नहीं कर सकते थे। कार्टेज सिस्टम, शिप को कार्टेज यानी कि परमिट लेना पड़ता था जो एक काइंड ऑफ टैक्स था पोर्टुगीज ट्रेड मोनोपोली के लिए। सती एबोलिशन, अल्बुकर्की ने हिंदू विडो को सती प्रथा से रोका। मोनोपोली, ट्रेड पर एक्सक्लूसिव कंट्रोल इंश्योर करना ताकि कंपटीशन एलिमिनेट हो। अब बात करते हैं पोर्टुगीज एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, पावर ट्रेड एंड और डिक्लाइन को देखेंगे। पोर्टुगीज का इंडिया में रूल सिर्फ ट्रेड तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने टेरिटरीज में एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजियस पॉलिसीज और पॉलिटिकल रिलेशंस एस्टेब्लिश किए। चलिए समझते हैं। जियोग्राफिकल एक्सपेंस ऑफ पोर्टुगीज टेरिटरीज, पोर्टुगीज ने इंडिया के डिफरेंट पार्ट में टेरिटोरीज और ट्रेड पोस्ट एस्टेब्लिश किए जो उनके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर का बेस बन गए। फर्स्ट, वेस्टर्न कोस्ट, गोवा, मुंबई, दमन एंड दीव, ये उनका मेन कंट्रोल एरिया था। गोवा उनका एडमिनिस्ट्रेटिव और कल्चरल सेंटर था। ट्रेड सेंटर की बात करें तो मैंगलोर, कैलीकट, कन्नौर और कोचीन इंपॉर्टेंट ट्रेड हब बने। ईस्ट कोस्ट में सैंथोम, चेन्नई और नागापट्टिनम, तमिलनाडु में ईस्टर्न कोस्ट के ट्रेड रूट के लिए इंपॉर्टेंट बेसेस थे। हुगली, वेस्ट बंगाल, 16th सेंचुरी में हुगली एक मेजर पोर्टुगीज सेटलमेंट बना जहां से बंगाल के ट्रेड को डोमिनेट किया। अब स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं। पोर्टुगीज का एडमिनिस्ट्रेशन काफी स्ट्रक्चर्ड और सेंट्रलाइज था। वाइसरॉय, वाइसरॉय पोर्टुगीज टेरिटरीज का हेड था। इनका टर्म 3 साल का था। वाइसरॉय को एक सेक्रेटरी और काउंसिल सपोर्ट करते थे। वेदोर द फेजेंडा सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिशियल था। ये रिस्पॉन्सिबल थे रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, कार्गो मैनेजमेंट, फ्लीट का डिस्पैच के लिए। कैप्टन और फैक्टर्स, फोर्ट्रेस का कंट्रोल कैप्टन्स के पास था। उन्हें फैक्टर्स यानी कि असिस्टेंट सपोर्ट करते थे। अब बात करते हैं वेदोर द फेजेंडा, मतलब एक तरह का फाइनेंस मिनिस्टर जो रेवेन्यू और ट्रेड का ध्यान रखता था। अब रिलीजियस पॉलिसी को देखते हैं। पोर्टुगीज का मेन रिलीजियस एम था क्रिश्चियनिटी का प्रमोशन और कन्वर्जन। मुस्लिम को प्रोसिक्यूट किया। पोर्टुगीज ने अपने टेरिटरीज में मुस्लिम को हर तरह से सप्रेस किया। हिंदू के साथ इनिशियली टॉलरेंस, शुरुआत में हिंदूज के साथ टॉलरेंट थे, पर बाद में उन्होंने हिंदू को भी कन्वर्जन के लिए फोर्स किया। जेसूट का रोल, 1518 में जेसूट्स रिडोल्फो एक्वाविवा और एंटोनिया मोंसेरेट मुगल एम्पायर अकबर के कोर्ट में गए। अकबर ने उनका रेस्पेक्ट किया, पर उन्हें कन्वर्ट करने का अटेम्प्ट फेल हो गया। अब पॉलिटिकल रिलेशंस विद द मुगल, पोर्टुगीज और मुगल एम्पायर के रिलेशन शुरुआत में अच्छे थे, पर कंपटीशन और पायरेसी के वजह से बिगड़ने लगे। अकबर और जहांगीर के समय को देखते हैं। जेसूट को रेस्पेक्ट मिला, पोर्टुगीज और मुगल रिलेशन पीसफुल रहे। ब्रिटिश कंपटीशन 1608, विलियम हॉकिंस ने जहांगीर के कोर्ट में ट्रेडिंग फैसिलिटी सिक्योर की। पोर्टुगीज को अपना ब्रिटिश कंपटीटर पसंद नहीं आया और रिटेलिएशन शुरू किया। शाहजहां के समय 1632, पोर्टुगीज की पायरेसी और स्लेव ट्रेड ने मुगल कोर्ट को इरिटेट किया। पोर्टुगीज ने मुमताज महल की 2 स्लेव गर्ल को कैप्चर कर लिया। इसके रिस्पॉन्स में शाहजहां ने बंगाल गवर्नर कासिम खान को पोर्टुगीज के अगेंस्ट एक्शन लेने को कहा। जून 24, 1632 में मुगल आर्मी ने हुगली को सीज किया और
3 महीने में कैप्चर कर लिया। अब कुछ की टर्म्स को देखते हैं। पायरेसी, शिप को लूटने और इलीगल ट्रेड करना। स्लेव ट्रेड, लोगों को फोर्सफुली कैप्चर करके उन्हें गुलाम बनाकर बेचना। अब बात करते हैं रीजन फॉर पोर्टुगीज डिक्लाइन। ब्रिटिश और डच कंपटीशन। पोर्टुगीज की मोनोपोली को ब्रिटिश और डच ने चैलेंज किया। पायरेसी एंड स्लेव ट्रेड, मुगल एम्पायर के साथ रिलेशन खराब हुआ। वीक एडमिनिस्ट्रेशन, पोर्टुगीज ऑफिशियल करप्ट और इनएफिशिएंट थे। अब बात करते हैं पोर्टुगीज डिक्लाइन और उनके सिग्निफिकेंस को। पोर्टुगीज का इंडिया में रूल एक धमाकेदार एंट्री के साथ शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उनका डिक्लाइन शुरू हो गया। चलिए समझते हैं। फैक्टर बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ पोर्टुगीज। पावर डायनेस्टीज का उदय, राइज। पोर्टुगीज का इनिशियल एडवांटेज तभी तक था जब तक रीजनल पावर वीक थी। इजिप्ट, पर्शिया और नॉर्थ इंडिया में स्ट्रॉन्ग डायनेस्टीज का राइज हुआ, जिन्होंने पोर्टुगीज की एक्सपेंशन को रोक दिया। रिलीजियस पॉलिसीज का नेगेटिव इम्पैक्ट। पोर्टुगीज ने फोर्सफुल कन्वर्जन के जरिए क्रिश्चियनिटी प्रमोट करने की कोशिश की। हिंदू और मुस्लिम दोनों रूलर्स को ये पॉलिसीज पसंद नहीं आई और पोर्टुगीज के अगेंस्ट रिसेंटमेंट बढ़ने लगा। सी पायरेसी और एक्सेसिव वायलेंस। पोर्टुगीज की पायरेसी और वायलेंस ने उन्हें नोटोरियस बना दिया। लोकल रूलर्स ने उन्हें अनट्रस्टवर्दी और डेंजरस समझना शुरू कर दिया। ब्राजील पर फोकस। पोर्टुगीज ने अपने फोकस को इंडिया से ब्राजील शिफ्ट कर दिया, जो उनका नए इकोनॉमिक सेंटर बन गए। इंडियन टेरिटरीज के नेग्लेक्ट करने की वजह से उनकी पावर और कंट्रोल धीरे धीरे कम होने लगे। स्पेन और पोर्टुगल का यूनियन। 1580 में स्पेन और पोर्टुगल का यूनियन हुआ, जिनके बाद पोर्टुगल का फोकस स्पेन के वार पर चला गया। इस वजह से उन्होंने अपना इंडियन मोनोपोली लूज कर दिया। डच और ब्रिटिश कंपटीशन। डच और ब्रिटिश ने सी रूट का नॉलेज गेन करके पोर्टुगीज का फर्स्ट मूवर एडवांटेज यूटिलाइज कर दिया। एडवांस शिप बिल्डिंग और मिलिट्री पावर के साथ डच और ब्रिटिश ने पोर्टुगीज को हर एस्पेक्ट में ओवरटेक कर दिया। अब सिग्निफिकेंस ऑफ द पोर्टुगीज इन इंडिया को देखते हैं। यूरोपियन इरा की शुरुआत। पोर्टुगीज ने यूरोपियन डोमिनेशन के इरा शुरू किया, जो रीजनल पावर के लिए एक नए चैलेंजेस लेके आया। फर्स्ट नेवल पावर इन इंडिया। पोर्टुगीज पहला फॉरेन नेवल पावर था जो इंडिया आए। कैनोन्स और एडवांस शिप के जरिए उन्होंने ट्रेड मोनोपलाइज किए। कैनोन्स ऑन शिप का मतलब है शिप पर लगे बड़े गन्स जो मिलिट्री एडवांटेज देते थे। मिलिट्री इनोवेशन, बॉडी आर्मर, मैचलॉक गन्स और इन्फेंट्री ऑर्गेनाइजेशन। पोर्टुगीज ने मिलिट्री इनोवेशन का यूज किया, जो बाद में फ्रेंच, ब्रिटिश और मराठा ने भी एडॉप्ट किया। मैचलॉक गन्स का मतलब है एक टाइप की अर्ली फायर अर्न जो ट्रिगर मैकेनिज्म के साथ आती है। शिप बिल्डिंग टेक्निक्स। इम्प्रूव शिप बिल्डिंग और नेविगेशन टेक्निक की वजह से पोर्टुगीज सी को एक्रॉस सीजन नेविगेट करने में सक्सेसफुल रहे। रॉयल आर्सेनल और डॉकयार्ड। पोर्टुगीज ने आर्सेनल और डॉकयार्ड्स बनाए जो उनके नेवी के परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करते थे। रॉयल आर्सेनल का मतलब है मिलिट्री इक्विपमेंट बनाने और स्टोर करने का सेंटर। डॉकयार्ड का मतलब है शिप बनाने और रिपेयर करने के फैसिलिटीज। अब बात करते हैं द डच इन इंडिया। डच का इंडिया में आना एक ट्रेड फोकस मिशन था। उन्होंने एम्पायर बिल्डिंग की जगह अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने पर ज्यादा ध्यान दिया, लेकिन एंग्लो डच राइवलरी और ब्रिटिश के राइज के कारण उनका इंडिया में डाउनफॉल हुआ। आइए समझते हैं द अराइवल एंड स्प्रेड ऑफ द डच। कॉर्नेलियस डी हॉन्टमैन का अराइवल 1596। कॉर्नेलियस डी हॉन्टमैन पहला डचमैन था जो सुमत्रा और बंतम, जो कि इंडोनेशिया में है, वहां पहुंचा।
यहां से डच का स्पाइस ट्रेड में इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फॉर्मेशन ऑफ डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602। डच ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई जो ट्रेड करने के साथ वार और टेरिटरीज कैप्चर करने का भी अधिकार रखती थी। ये एक पावरफुल कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन थी जो उनके एक्सपेंशन का बेस बनी। फैक्ट्रीज और स्ट्रॉन्ग होल्ड। डच ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है, मसूलीपट्टनम में 1605 में स्टेब्लिश की। साउथ इंडिया में उन्होंने पोर्टुगीज से नागापट्टिनम, जो कि चेन्नई के पास है, कैप्चर करके अपना मेन स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया। इंपॉर्टेंट डच फैक्ट्री को देखते हैं। सूरत में 1616 में, विमलीपट्टनम 1641, चिंसूरा 1653, नागापट्टिनम 1658, कोचीन 1663। बंगाल, गुजरात और कोरोमंडल कोस्ट से टेक्सटाइल, सिल्क और इंडिगो ट्रेड किया। साल्ट पीटर यानी कि गन पाउडर के लिए और ओपियम गंगा वैली से एक्सपोर्ट करते थे। मोनोपोली इन स्पाइस ट्रेड। डच का फोकस मेनली ब्लैक पेपर और स्पाइसेस के ट्रेड पर था। उन्होंने इंडोनेशिया और इंडिया में स्पाइस ट्रेड पर मोनोपोली स्टेब्लिश की। अब डिक्लाइन ऑफ द डच इन इंडिया को देखते हैं। ट्रेड फोकस्ड अप्रोच। डच एम्पायर बिल्डिंग के बजाय सिर्फ ट्रेड पर फोकस करते थे। ये अप्रोच उनके कंपिटिटर, जो कि ब्रिटिश और फ्रेंच थे, के एग्रेसिव एम्पायर बिल्डिंग के सामने वीक पड़ गई। एंग्लो डच राइवलरी और एम्बोइना मैसेकर 1623। एम्बोइना मैसेकर इंडोनेशिया में डच ने इंग्लिश मर्चेंट को टॉर्चर और एग्जीक्यूट किया, जो एंग्लो डच राइवलरी का मेजर टर्निंग पॉइंट बना। इस राइवलरी के चलते डच ने अपने इंडियन टेरिटरीज को इग्नोर कर दिया। एम्बोइना मैसेकर का मतलब है डच ने इंग्लिश ट्रेडर को अपनी मोनोपोली को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडोनेशिया में मार दिया। कॉम्प्रोमाइज ऑफ 1667। डच और ब्रिटिश के बीच कॉम्प्रोमाइज हुआ। ब्रिटिश ने इंडोनेशिया के क्लेम छोड़ दिया। डच ने इंडिया पर अपना एम्बिशन गिव अप किया और इंडोनेशिया पर फोकस किया। बैटल ऑफ हुगली 1759। डच ने बे ऑफ बंगाल में इंग्लिश शिप को कैप्चर किया, जो उनके लिए डिजास्टर्स साबित हुआ। बैटल ऑफ हुगली में ब्रिटिश ने डच फोर्सेस को हरा दिया, जो डच के लिए इंडिया से डिक्लाइन का फाइनल ब्लो था। सिग्निफिकेंस ऑफ डच इन इंडिया को देखते हैं। ट्रेड इनोवेशन। डच ने स्पाइस ट्रेड और साल्ट पीटर ट्रेड को स्ट्रीमलाइन किया। उन्होंने अपने एफिशिएंट फैक्ट्री सिस्टम के जरिए रीजनल ट्रेड को इंप्रूव किया। स्पाइस मोनोपोली। डच ने स्पाइसेस के ट्रेड में अपना मोनोपोली स्टेब्लिश किए, जो इंडिया और इंडोनेशिया के ट्रेड का एक मेजर एस्पेक्ट था। कमर्शियल राइवलरी इंट्रोड्यूस। डच और ब्रिटिश राइवलरी ने यूरोपियन कंपटीशन को और एग्रेसिव बनाया, जो बाद में ब्रिटिश के इंडिया में डोमिनेंस का बेस बना। अब बात करते हैं द इंग्लिश इन इंडिया। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट चार्टर्ड 1600। 31 दिसंबर 1600 में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को एक चार्टर दिया। इस चार्टर के थ्रू इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स मिल गए थे ईस्ट इंडीज में। यह चार्टर इनडेफिनिटली एक्सटेंडेड किया गया था, जिसका मतलब था कि कंपनी को परमानेंट मोनोपोली मिल गई थी ट्रेड करने की। चार्टर का मतलब है एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जिसमें कंपनी को स्पेसिफिक राइट्स दिए जाते हैं। एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स का मतलब है सिर्फ एक कंपनी को ट्रेड करने का अधिकार मिलना, किसी और को नहीं। अब कैप्टन हॉकिंस मिशन 1609। कैप्टन विलियम हॉकिंस 1609 में जहांगीर के कोर्ट में आए थे। उनका गोल था फैक्ट्री स्टेब्लिश करना और ट्रेड कंसेशन लेना। हॉकिंस ने
जहांगीर से ट्रेड राइट्स के लिए परमिशन मांगी, जिससे उन्होंने पार्शियली ग्रांट किया। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्रीज 1611 टू 1616। 1611 में इंग्लिश ने मसूलीपट्टनम में ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। 1616 में उन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्टेब्लिश की। ये फैक्ट्री उनके ट्रेड ऑपरेशन के बेस बन गई थी। बैटल ऑफ सूरत 1612 को देखते हैं। कैप्टन थॉमस बेस्ट ने 1612 में पोर्टुगीज को सूरत के कोस्ट पर डिफीट किया। ये एक इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इसके बाद जहांगीर ने इंग्लिश को सूरत में फैक्ट्री स्टेब्लिश करने की परमिशन दी। 1613 में इंग्लिश ने सूरत में अपनी फैक्ट्री स्टेब्लिश की। सर थॉमस रॉय मिशन 1615 टू 1619। सर थॉमस रॉय, जो कि जेम्स वन के एम्बेसडर थे, 1615 में इंडिया आए। रॉय का मेन गोल था जहांगीर के साथ कमर्शियल ट्रीटी साइन करना, लेकिन वो इसमें अनसक्सेसफुल रहे। फिर भी उन्होंने जहांगीर के कई प्रिविलेजेस सिक्योर किए, जैसे कि फैक्ट्री सेटअप करने की परमिशन इन आगरा, अहमदाबाद और ब्रोच। एम्बेसडर का मतलब है एक ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव जो अपने कंट्री का इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करता है दूसरी कंट्री में। प्रिविलेजेस का मतलब है स्पेशल राइट्स या परमिशन जो किसी को दिया जाता है जो दूसरे लोगों को नहीं मिलते। अब बात करते हैं ब्रिटिश कंट्रोल इन इंडिया की एरियाज एंड डेवलपमेंट को देखते हैं। गोल्डन फरमान 1632। गोलकोंडा सुल्तानेट ने 1632 में एक गोल्डन फरमान दिया, जिसमें ब्रिटिश को गोलकोंडा में फ्री ट्रेड करने का प्रिविलेज दिया गया। फरमान एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो किसी रूलर या एम्पायर के द्वारा किसी को स्पेशल राइट्स देने के लिए इशू किया जाता है। अब बॉम्बे एज डोरी गिफ्ट 1668। 1668 में किंग चार्ल्स सेकेंड को बॉम्बे एक डोरी गिफ्ट के रूप में दिया गया था, जब उनकी शादी कैथरीन ऑफ ब्रेंगेजा से हुई थी। बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड एनुअल पेमेंट पर दिया गया। बॉम्बे के हेडक्वार्टर्स बनने के बाद वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का सेंटर बन गया। अब मद्रास एंड फोर्ट सेंट जॉर्ज 1639 को देखते हैं। 1639 में चंद्रगिरी के रूलर ने इंग्लिश को मद्रास में फोर्टिफाइड फैक्ट्री बनाने की परमिशन दी। ये फैक्ट्री बाद में फोर्ट सेंट जॉर्ज बन गई, जो मसूलीपट्टनम को रिप्लेस करके साउथ इंडिया में इंग्लिश हेडक्वार्टर बन गई। फोर्टिफाइड फैक्ट्री का मतलब है एक ऐसी फैक्ट्री जिसमें डिफेंस के लिए फोर्टिफिकेशन यानी कि वॉल, गेट्स एक्सेट्रा भी बनाए जाते हैं, ताकि वो किसी भी अटैक से बचा जा सके। अब एक्सपेंशन इन बंगाल 1651 टू 1691। बंगाल में शाह शुजा ने इंग्लिश को ट्रेड करने की परमिशन दी, बदले में उनसे एनुअल पेमेंट ली गई थी। 1651 में हुगली में फैक्ट्री सेटअप की गई थी। जोब चार्नोक ने 1690 में सूतनीति में ट्रीटी साइन की, जिसमें इंग्लिश फैक्ट्री बनाने की परमिशन मिली। 1698 में इंग्लिश ने सूतनीति गोविंदापुर और कलिकता के जमींदारी राइट्स खरीदे, जो बाद में कलकत्ता बन गया। जमींदारी का मतलब है एक सिस्टम जिसमें लैंड के ओनरशिप राइट्स जमींदार के पास होता है, जो लैंड के टेनेंट से रेंट कलेक्ट करते हैं। अब फर्रुखसियार फरमान 1715। 1715 में जॉन सुरमन ने मुगल एम्पायर फर्रुखसियार से 3 इंपॉर्टेंट फरमान लिए। इन फरमान के जरिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, गुजरात और हैदराबाद में प्रिविलेजेस मिल गए। प्रिविलेजेस में एग्जेम्पशन फ्रॉम कस्टम ड्यूटीज यानी कि टैक्सेस, दस्तक यानी कि फ्री ट्रेड पासेस और लैंड रेंटल राइट्स शामिल थे। शुरुआत में कंपनी को 10,000 रुपीज की एनुअल पेमेंट पर कस्टम ड्यूटी से एग्जेम्प्ट मिल गया था। दस्तक का मतलब है एक ऑफिशियल पास जो ट्रेड को फ्री करने के लिए दिया जाता था।
इससे गुड्स पर टैक्स नहीं लगता था। फरमान का मतलब है रूलर या एम्पायर के द्वारा दिया गया ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो किसी को स्पेशल राइट्स देता है। अब बात करते हैं द डेन्स, डेनमार्क इन इंडिया। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616। 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ये कंपनी डेनमार्क की थी और इनका मेन गोल इंडिया और एशिया के साथ ट्रेड करना था। ये कंपनी डेनमार्क को एक नेवल पावर बनाने में मदद कर रही थी और इसके जरिए डेनमार्क ने अपने ट्रेड रूट्स को एक्सपेंड किया। अब फर्स्ट फैक्ट्री एट ट्रैनक्यूवर 1620। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1620 में अपनी पहली फैक्ट्री बनाई थी जो ट्रैनक्यूवर, जो आज के तमिलनाडु में है, के पास थी। ट्रैनक्यूवर एक कोस्टल टाउन था जहां डेनमार्क ने अपने ट्रेड ऑपरेशन को शुरू किया। ये लोकेशन स्ट्रेटेजिक थी क्योंकि ये इंडियन ओशियन के ट्रेड रूट के बीच में थी। अब सेरमपोर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेनिश सेटलमेंट। सेरामपोर, जो आज के कलकत्ता के पास है, डेनिश का सबसे इंपॉर्टेंट सेटलमेंट था। यह सेटलमेंट डेनमार्क के लिए कमर्शियल और मिशनरीज एक्टिविटी का सेंटर बना। सेरामपोर में डेनिश मिशनरीज ने क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने की कोशिश की थी और ये एक कल्चरल और रिलीजियस हब भी बन गया था। मिशनरीज एक्टिविटी का मतलब है रिलीजियस ग्रुप जैसे क्रिश्चियन अपनी रिलीजन को दूसरे रीजन में स्प्रेड करने के लिए काम करते थे। डेनिश का मेन फोकस क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना था, न कि कमर्शियल इंटरेस्ट। डेनिश फोकस ऑन क्रिश्चियन मिशनरीज वर्क ओवर कमर्शियल और पॉलिटिकल इंटरेस्ट। डेनिश लोगों का कमर्शियल ट्रेड और पॉलिटिकल कंट्रोल से ज्यादा ध्यान मिशनरीज एक्टिविटी पर था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रेड तो की, लेकिन उनका मेन गोल रिलीजन स्प्रेड करना था और इसलिए उन्होंने अपने रिसोर्सेज को चर्चेज और स्कूल बनाने में इन्वेस्ट किया। ये मिशनरीज एक्टिविटी उनके लिए लॉन्ग टर्म गोल था जो कि इंडियन सोसाइटी में क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने का था। अब बात करते हैं द फ्रेंच इन इंडिया, अराइवल ऑफ द फ्रेंच इन इंडिया। फ्रेंच यूरोप के लास्ट यूरोपियन थे जो इंडिया आए ट्रेड के लिए। उन्होंने 1664 में अपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया जो लुइस 14 के रीजन में थी। कोलबर्ट, जो फ्रेंच मिनिस्टर थे, उन्होंने इस कंपनी को 50 इयर्स का मोनोपोली दिया था इंडिया और पैसिफिक ओशियन में ट्रेड करने का। इससे फ्रेंच को एक्सक्लूसिव ट्रेड राइट्स मिल गए थे। फ्रेंच फैक्ट्रीज इन इंडिया। फ्रैंकोइस कैरोन ने 1667 में सूरत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री स्टेब्लिश की। यह फैक्ट्री ट्रेड के लिए थी और यह फ्रेंच का पहला ट्रेड पोस्ट था इंडिया में। मरकारा, जो एक पर्शियन था, उसने 1669 में मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रेंच फैक्ट्री बनाई थी जो सुल्तान ऑफ गोलकोंडा से पेटेंट लेकर बनाई गई थी। पेटेंट का मतलब है ये एक ऑफिशियल परमिशन होता था जो किसी रूलर या अथॉरिटी से मिलता था जो किसी चीज को बनाने या ट्रेड करने का परमिशन देता था। अब एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्रेंच टाउनशिप। 1673 में शाइस्ता खान, जो कि मुगल बंगाल के सूबादार थे, शाइस्ता खान ने फ्रेंच को चंदरनागौर में एक टाउनशिप बनाने की परमिशन दी थी जो कलकत्ता के पास था। फ्रैंकोइस मार्टिन को 1674 में बीजापुर के रूलर शेर खान लोदी ने पुडुचेरी का साइट दिया था जो बाद में फ्रेंच का मेन सेंटर बन गया था। टाउनशिप का मतलब है ये एक छोटा शहर होता था जो ट्रेड और सेटलमेंट के लिए बनाया जाता था। नर्व सेंटर का मतलब है ये एक सेंट्रल लोकेशन होता था जहां से सब ऑपरेशंस कंट्रोल किए जाते थे। पौंडुचेरी फ्रेंच के लिए ऐसा ही एक नर्व सेंटर बन गया था। अब एक्सपेंशन ऑफ द फ्रेंच ट्रेड सेंटर। फ्रेंच ने पौंडीचेरी के अलावा और भी जगह पे ट्रेड सेंटर स्टेब्लिश
किए जैसे माहे, कराईकल और बालासोर। ये सेंटर फ्रेंच एक्सपेंशन को हेल्प करते थे इंडिया में। 1693 में डच ने पौडुचेरी को कैप्चर कर लिया था, लेकिन बाद में ट्रीटी ऑफ रिजविक के अंदर पौडुचेरी को फ्रेंच को वापस मिल गया। ट्रीटी ऑफ रेजविक को देखते हैं। ये एक पीस ट्रीटी थी जो 1697 में साइन की गई थी, जिसमें डच ने पौडुचेरी को फ्रेंच को वापस दिया था। अब द कर्नाटिक वार, एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल। कर्नाटिक नाम दिया गया था कोरोमंडल कोस्ट और उसके आसपास के रीजन को। ये एंग्लो फ्रेंच वार का पार्ट था जो ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन के वजह से स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट कर्नाटिक वार 1742-48 तक चला और इस वार का ट्रीटी ऑफ एक्सला चेपली में एंड हुआ, जिसमें मद्रास को इंग्लिश को वापस दिया गया। बैटल ऑफ सेंट थॉम में फ्रेंच आर्मी ने अनवरुद्दीन, जो कि नवाब ऑफ कर्नाटिक थे, और महफूज खान की फोर्स को हराया था। इस बैटल से ये दिख गया कि डिसिप्लिन्ड आर्मी और नेवल पावर की इंपॉर्टेंस होती है। अब बात करते हैं कुछ की टर्म्स की। ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन, ये एक यूरोपियन वार था जो 1740-48 तक चला और इसके चलते एंग्लो फ्रेंच वार इंडिया तक पहुंचा। बैटल ऑफ सेंट थॉम, ये एक इम्पोर्टेंट बैटल थी जिसमें फ्रेंच ने नवाब ऑफ कर्नाटिक को हराया। कर्नाटिक, ये रीजन कोरोमंडल कोस्ट के आसपास का था जहां एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल होता था। अब बात करते हैं सेकेंड कर्नाटिक वार 1749-54। बैकग्राउंड ऑफ द वार को देखते हैं। डुप्लेक्स, जो फ्रेंच गवर्नर थे, उन्होंने फर्स्ट कर्नाटिक वार में फ्रेंच को एक अच्छी पोजीशन दिलाई थी। अब उनका गोल था फ्रेंच इन्फ्लुएंस को साउथ इंडिया में बढ़ाना। निजाम उल मुल्क की डेथ के बाद हैदराबाद में सक्सेशन स्ट्रगल शुरू हो गई थी। इस वार में फ्रेंच ने मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब को सपोर्ट किया। इंग्लिश ने नाजिर जंग और अनवरुद्दीन को सपोर्ट किया। अब बैटल ऑफ अंबूर 1749। 1749 में मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और फ्रेंच ने अनवरुद्दीन को अंबूर में हराया। इस बैटल में मुजफ्फर जंग को डिक्केन का सूबेदार बनाया गया। डुप्लेक्स को मुगल टेरिटरी साउथ ऑफ रिवर कृष्णा का गवर्नर बनाया गया, जिसका मतलब था कि फ्रेंच का इन्फ्लुएंस डेक्कन और कर्नाटिक में बढ़ गया। सूबेदार का मतलब है एक मुगल ऑफिशियल जो किसी रीजन का गवर्नर होता है। रॉबर्ट क्लाइव एंड द सीज ऑफ आर्कोट को देखते हैं। 1751। रॉबर्ट क्लाइव, जो एक इंग्लिश कंपनी एजेंट थे, उन्होंने 1751 में आर्कोट को कैप्चर किया और जिससे ट्राचिनोपोली पर प्रेशर कम हो गया। चंदा साहिब को आर्कोट को वापस लेने में 53 डेज सीख के बाद भी सक्सेस नहीं मिली। मोहम्मद अली ने 1752 में चंदा साहिब को एग्जीक्यूट कर दिया, जो फ्रेंच का एलाई था। डुप्लेक्स को 1754 में रिकॉल कर दिया गया ड्यू टू फाइनेंशियल लॉसेस और देहुई को उनकी जगह गवर्नर बनाया गया। सीज का मतलब है जब किसी फोर्ट या सिटी को इनसर्कल करके उनके रिसोर्सेज को कट अप किया जाता है ताकि वहां के लोग सरेंडर कर दें। एग्जीक्यूट का मतलब है किसी को लीगल पनिशमेंट के रूप में मारना, जैसे चंदा साहिब को दिया गया। अब ट्रीटी एंड आफ्टरमैथ को देखते हैं। 1754 में फ्रेंच और इंग्लिश ने डिसाइड किया कि वो नेटिव डिस्प्यूट में इंटरफेयर नहीं करेंगे और अपने ऑक्युपाइड टेरिटरीज को रखेंगे। ये एग्रीमेंट एक टेम्पोररी सॉल्यूशन था जिसमें दोनों पार्टीज अपने डोमिनियंस को मेंटेन करना चाहती थी। अब थर्ड कर्नाटिक वार 1756-63। बैकग्राउंड ऑफ द वार को देखते हैं। थर्ड कर्नाटिक वार 7 ईयर वार के पार्ट में शुरू हुई।
जो यूरोप में चल रहा था। ये वार एंग्लो फ्रेंच राइवलरी का कंटिन्यूएशन था, जिसमें दोनों यूरोपियन पावर अपनी डोमिनेंस को इंडिया में स्टेब्लिश करना चाहते थे। 7 इयर्स वार का मतलब है ये ग्लोबल वार था जो 1756 टू 63 तक चला, जिसमें यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और इंडिया में एंग्लो फ्रेंच राइवलरी पीछे थी। बैटल ऑफ बंदीवास 1760 को देखते हैं। 1760 में इंग्लिश ने बंदीवास, जो कि तमिलनाडु में है, बंदीवास में फ्रेंच को डिसेसिव डिफीट दिया। जनरल आयड कुट की लीडरशिप में इंग्लिश आर्मी ने फ्रेंच आर्मी को कंप्लीटली रूट किया और काउंट थॉमस आर्थर डी लेली को प्रिजनर बना दिया। ये बैटल इंग्लिश सुप्रीमेंसी को इंडिया में स्टेब्लिश कर गया। अब ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस 1763। ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस में फ्रेंच को अपनी फैक्ट्रीज वापस मिल गई, लेकिन उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इंडिया में कंप्लीटली डिसअपियर हो गया। इंग्लिश ने अपनी डोमिनेंस को इंडिया में स्टेब्लिश कर दिया और फ्रेंच को सिर्फ ट्रेड तक लिमिट कर दिया गया। अब बात करते हैं डुप्लेक्स, द फ्रेंच गवर्नर इन इंडिया। अर्ली लाइफ एंड राइज टू पावर को देखते हैं। डुप्लेक्स ने 1741 में डायरेक्टर जनरल का पोस्ट ज्वाइन किया था, जहां उन्होंने फ्रेंच कॉलोनीज को मैनेज करना शुरू किया। उससे पहले पौंडीचेरी में उन्होंने अपनी प्राइवेट ट्रेड से काफी वेल्थ बनाई थी। पौंडीचेरी को उन्होंने फोर्टिफिकेशन से सराउंड किया था, जिससे वो फ्रेंच का स्ट्रॉन्ग होल्ड बन गया था। डुप्लेक्स रोल इन दी कर्नाटिक वार को देखते हैं। मुजफ्फरजंग, जो मुगल एम्पायर और सुबादर ऑफ डेक्कन थे, ने डुप्लेक्स को नवाब का टाइटल दिया। डुप्लेक्स ने कार्नेटिक वार के दौरान अपनी स्ट्रेटेजिक स्किल से फ्रेंच इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया। उन्होंने नवाब के प्रोटेक्शन में भी अपनी पोजीशन को मजबूत बनाया। डुप्लेक्स एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को देखते हैं। डुप्लेक्स फर्स्ट यूरोपियन थे जो इंडियन एम्पायर के इंटरनल अफेयर में डायरेक्ट इंटरफेरेंस करते थे। मुजफ्फरजंग, जो कि हैदराबाद के, और चंदा साहिब, कर्नाटक के, को डुप्लेक्स ने सपोर्ट किया था, और जब ये दोनों विक्टोरियस हुए तो उन्होंने डुप्लेक्स को सिग्निफिकेंट कंसेशन दिए। डुप्लेक्स ने सब्सिडरी अलायंस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसमें फ्रेंच आर्मी को हैदराबाद में स्टेशन किया गया। सब्सिडरी अलायंस का मतलब है ये एक डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी थी, जिसमें एक रूलर अपनी टेरिटरी की प्रोटेक्शन के लिए दूसरे पावरफुल स्टेट या आर्मी को अपने रीजन में स्टेशन करता था। कंसेशन मतलब जब किसी रूलर को अपनी पावर के बदले में प्रिविलेजेस या राइट्स दिए जाते हैं। अब वीकनेस ऑफ डुप्लेक्स को देखते हैं। डुप्लेक्स का डिसीजन मेकिंग काफी स्लो था। वो सोचने में ज्यादा टाइम लगा देता था और एक्शन लेने में देर कर देते थे। इस वजह से वो कई अपॉर्चुनिटीज मिस कर गए। ऑटोक्रेटिक बिहेवियर ने फ्रेंच ऑफिशियल के बीच कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किए, जिससे उनकी एडमिनिस्ट्रेशन वीक हो गई। डुप्लेक्स के पास मिलिट्री एक्सपीरियंस नहीं था। वो ग्राउंड रियलिटी को समझने में फेल हो गए और उनकी स्ट्रेटेजी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में फेल हो गई। ऑटोक्रेटिक बिहेवियर का मतलब है जब कोई लीडर अपनी अथॉरिटी को एब्सोल्यूट यूज करता है और डिसीजन मेकिंग में दूसरों की ओपिनियन को इग्नोर करता है। ग्राउंड रियलिटीज का मतलब है एक्चुअल सिचुएशन और चैलेंजेस जो किसी एरिया में प्रैक्टिकली होती है, जो थियोरेटिकली आइडियाज से अलग होती है। अब डुप्लेक्स रिकॉल एंड इट्स कंसिक्वेंसेस को देखते हैं। 1754 में फ्रेंच डिफीट के बाद डुप्लेक्स को रिकॉल कर दिया गया। यह डिसीजन फ्रेंच डोमिनेंस के लिए एक हिस्टोरिकल ब्लंडर साबित हुई, क्योंकि उसके बाद इंग्लिश ने अपनी सुप्रीमेसी स्टेब्लिश कर ली। ब्लंडर मीन्स एक मिस्टेक जो बड़े कंसिक्वेंसेस लाती है। रिकॉल मीन्स जब किसी ऑफिशियल को अपने पोजीशन से रिमूव करना पड़ता है। अब बात करते हैं
Why did the French lose out to the British? Different organizational structure. ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट इंटरप्राइज थी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर चलती थी। इसका मतलब था कि डिसीजन जल्दी लिया जाता था और कमर्शियल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दी जाती थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एक स्टेट कंट्रोल कंपनी थी जो गवर्नमेंट पॉलिसी और डिले से अफेक्टेड थी, इसलिए उनका कमर्शियल एक्सपेंशन थोड़ा स्लो था। नेवल सुपेरिटी ऑफ द ब्रिटिश। ब्रिटिश नेवी की सुपेरिटी ने उन्हें फ्रेंच के सी लिंक को कट ऑफ करने में मदद की। इससे फ्रेंच पोसेशन को इंडिया में सप्लाई करना मुश्किल हो गया। ब्रिटिश नेवल पावर की वजह से फ्रेंच अपनी सी रूट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए और ब्रिटिश ने उनकी सप्लाई लाइन को ब्लॉक कर दिया। नेवल सुपेरिटी का मतलब है जब एक कंट्री की नेवी दूसरी कंट्री की नेवी से स्ट्रॉन्गर होती है तो उसे सी रूट और ट्रेड रूट्स पर कंट्रोल मिलता है। फाइनेंशियल डिफरेंसेस। ब्रिटिश कंपनी ने हमेशा अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दी और फंड अवेलेबल रखे जिससे वो वार के लिए पैसा अरेंज कर पाए। फ्रेंच कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन वीक थी क्योंकि उनका फोकस टेरिटोरियल एम्बिशन पर था और कमर्शियल इंटरेस्ट को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया, इसलिए फ्रेंच को फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी हो गई। कमर्शियल इंटरेस्ट का मतलब है बिजनेस और ट्रेड से रिलेटेड चीजें जो कंपनी को प्रॉफिट देती हैं। टेरिटोरियल एम्बिशन का मतलब है एक कंट्री का टेरिटरी एक्सपेंड करने का गोल या इंटरेस्ट। अब मिलिट्री कमांडर्स। ब्रिटिश कमांडर जैसे सर आई कुट और रॉबर्ट क्लाइव काफी एक्सपीरियंस और स्किल थे जिन्होंने फ्रेंच को हर बैटल में डिफीट किया। फ्रेंच के पास सिर्फ डुप्लेक्स थे जो एक अच्छे मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट थे, लेकिन वो ग्राउंड लेवल मिलिट्री ऑपरेशन में इफेक्टिवली नहीं फाइट कर पाए। मिलिट्री कमांडर मतलब वो लीडर जो आर्मी को लीड करते हैं और बैटल स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। अब बात करते हैं रीजन्स बिहाइंड द इंग्लिश सक्सेस ओवर द अदर यूरोपियन पावर्स। फर्स्ट, प्राइवेट कंपनी स्ट्रक्चर। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर चलती थी। इसका फायदा ये था कि कमर्शियल डिसीजन जल्दी लिए जाते थे और बिजनेस एक्सपेंशन पर फोकस होता था। फ्रेंच, डच, पोर्टुगीज जैसे कंपटीटर स्टेट कंट्रोल थे जो ब्यूरोक्रेटिक्स डिले और गवर्नमेंट इंटरफेरेंस का सामना करते थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब है एक ग्रुप जो कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है। ब्यूरोक्रेटिक्स डिले का मतलब है गवर्नमेंट के प्रोसेसेस के वजह से डिसीजन लेने में टाइम लगता। नेवल सुपेरियरिटी। ब्रिटिश नेवी की सुपेरियरिटी ने उन्हें पोर्टुगीज को डिफीट करने में मदद की और इंडियन ओशियन में अपना डोमिनेंस स्टेब्लिश किया। नेवल पावर के थ्रू ब्रिटिश ने ट्रेड रूट को सिक्योर किया और अपनी इन्फ्लुएंस को एक्सपेंड किया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद इंग्लैंड में मशीन्स जैसे स्टीम इंजन और पावर लूम का यूज बढ़ गया जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी काफी इंक्रीज हुई। इससे उन्होंने अपनी मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर को और स्ट्रांग बनाया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मतलब ये एक ऐसी पीरियड थी जब मशीन्स और फैक्ट्रीज ने प्रोडक्शन को बढ़ाया और इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। स्ट्रांग मिलिट्री एंड लीडरशिप। ब्रिटिश सोल्जर अच्छे से ट्रेंड थे और उनके मिलिट्री कमांडर्स जैसे रॉबर्ट क्लाइव और सर आयल फुट की लीडरशिप में उन्होंने बड़े से बड़े आर्मीज को डिफीट किया। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी जो कॉमर्स को सपोर्ट करती थी। इस स्टेबिलिटी की वजह से ब्रिटिश इकोनॉमी और ट्रेड स्ट्रांग रहे। फ्रांस जैसे कंट्री में रिवॉल्यूशन और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट थे जो उनके इकोनॉमिक ग्रोथ को रोक रहे थे। लेस रिलीजियस जील। ब्रिटिश ने क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने का उतना ज्यादा फोकस नहीं दिया जितना कि स्पेन, पोर्टुगल और डच ने, इसलिए उनके सब्जेक्ट उन्हें एक्सेप्ट कर लेते थे और उनका रूल्स ज्यादा पीसफुल था। रिलीजियस जील का मतलब है जब एक कंट्री या कम्युनिटी अपने रिलीजन को फोर्सफुली स्प्रेड करने की कोशिश करती है। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। बैंक ऑफ इंग्लैंड की वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को डेप्थ मार्केट से पैसा मिलता था
जिससे वो अपने वार को फाइनेंस कर सकते थे। फ्रेंच इवेंचुअली बैंकरप्ट हो गए क्योंकि उन्होंने फाइनेंशियल रिसोर्स को एफिशिएंटली मैनेज नहीं किया। अब बात करते हैं इंडिया ऑन द ईव ऑफ द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। मुगल डिक्लाइंस इन द 18th सेंचुरी को देखते हैं। औरंगजेब 1658 टू 1707। औरंगजेब के रीजन के बाद मुगल एम्पायर की पावर धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगी। औरंगजेब के रूल को बिगिनिंग ऑफ द एंड कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने रूल में काफी मिलिट्री कैंपेन किए, जैसे डेक्कन कैंपेन, जिसके चलते उनके रिसोर्सेज खत्म होने लगे और एम्पायर वीक हो गए। औरंगजेब के डेथ के बाद मुगल एम्पायर का कंट्रोल इंडिया के वास्ट एरिया पर लूज हो गया। राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। मोहम्मद शाह के रूल के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंट स्टेट बन गए, जैसे हैदराबाद में असफ जाह, बंगाल में मुर्शिद अली खान, अवध में सदत अली खान, पंजाब में सिख रूलर संदर बंदा बहादुर। मराठास भी अपनी इंडिपेंडेंस के लिए पुश कर रहे थे और उन्होंने मुगल एम्पायर के थ्रोन पर अपना क्लेम दिखाया। एक्सटर्नल चैलेंजेस टू दी मुगल्स को देखते हैं। नादिर शाह इन्वेजन 1738 टू 39। नादिर शाह जो कि पर्शियन ईरान के रूलर ने 1738 टू 39 में मुगल एम्पायर को अटैक किया। बैटल ऑफ करनाल 1739 में मुगल आर्मी को डिफीट करते हुए नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को कैप्चर किया। नादिर शाह ने पीकॉक थ्रोन, कोहिनूर डायमंड और बहुत सारे वैल्यूएबल आइटम्स लूट लिए। इस इन्वेजन के बाद मुगल एम्पायर का फाइनेंशियल लॉस बहुत बड़ा था। नादिर शाह ने मुगल टेरिटरी के कुछ पार्ट्स को काबुल तक कैप्चर कर लिया, जिससे इंडिया की नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर वल्नरेबल हो गई। पीकॉक थ्रोन का मतलब है एक फेमस मुगल थ्रोन जो नादिर शाह ने लूट लिया। कोहिनूर डायमंड मतलब एक वर्ल्ड फेमस डायमंड जो मुगल के पास था, पर नादिर शाह ने इसे अपने साथ ले गया। अहमद शाह अब्दाली इन्वेजन को देखते हैं। अहमद शाह अब्दाली ने भी मुगल एम्पायर को अटैक किया। 1757 में दिल्ली को कैप्चर कर लिया और मुगल एम्पायर को पपेट रूलर बना दिया। अब्दाली ने आलमगीर सेकेंड को मुगल एम्पायर के रूप में रिकॉग्नाइज किया और नाजिब उद दौला को मीर बख्शी यानी कि मिलिट्री हेड बना दिया। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में अब्दाली ने मराठास को डिफीट किया। मराठास ने दिल्ली पर कंट्रोल कर लिया था, लेकिन पानीपत की लड़ाई में उन्हें डिफीट हो गई, जिससे मराठा पावर को काफी ब्लो लगा। अब वीक रूलर्स आफ्टर औरंगजेब डेथ को देखते हैं। बहादुर शाह फर्स्ट 1707 टू 1712। बहादुर शाह को शाही बेखबर कहा गया क्योंकि वो अपने रूल के दौरान मराठा, राजपूत और जाट के साथ पैसिफिक यानी कि पीसफुल पॉलिसी अडॉप्ट करते थे। इसके बाद बंदा बहादुर जैसे सिख लीडर ने रिवोल्ट किया जो मुगल रूल के अगेंस्ट उठे खड़े हुए। जहांगीर शाह 1712 टू 1713। जहांगीर शाह ने जुल्फिकर खान की मदद से थ्रोन पर अपना कंट्रोल बनाया। जुल्फिकर खान को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। जहांगीर शाह ने इजारा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जो एम्पायर के फाइनेंसेस को स्ट्रेंथन करने के लिए था। इसके अलावा उन्होंने जजिया टैक्स को भी एबोलिश किया। इजारा सिस्टम का मतलब है ये एक सिस्टम था जिसमें टैक्स कलेक्शन को प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू किया जाता था। जजिया ये एक टैक्स था जो नॉन मुस्लिम पर लगाया जाता था। जहांगीर शाह ने इस टैक्स को एबोलिश किया। अब बात करते हैं फर्रुखसियार की 1713 टू 1718। फर्रुखसियार का राइज सैयद ब्रदर अब्दुल्ला खान और हुसैन अली की मदद से हुआ। इन दोनों ने जहांगीर शाह को मार दिया और फर्रुखसियार को मुगल थ्रोन पर बिठा दिया।
फ्रुखसियार ने रिलीजियस टॉलरेंस का पॉलिसी फॉलो किया। इसने जिजिया टैक्स और पिलग्रिमेज टैक्स को एबोलिश किया, जो पहले औरंगजेब के टाइम में इम्पोज किया गए थे। फ्रुखसियार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फरमान यानी कि रॉयल डिक्री दिया 1717 में, जिससे उनको ट्रेड में स्पेशल प्रिविलेजेस मिले। ये एक ऐसा स्टेप था जो ब्रिटिश के लिए इंडिया में अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने का रास्ता बन गया। फ्रुखसियार की रीजन के एंड में सैयद ब्रदर ने उसे डिथ्रोन कर दिया और पेशवा बालाजी विश्वनाथ की मदद से उनका थ्रोन खत्म कर दिया। इस तरह से फ्रुखसियार मुगल एम्पायर बनने वाले पहले रूलर थे जो अपने ही नोबल्स के हाथ मार गए। फरमान ये एक रॉयल ऑर्डर होता था जो मुगल एम्पायर ने अपने सब्जेक्ट को दिया था। फ्रुखसियार ने ब्रिटिश को ट्रेड प्रिविलेजेस देने का फरमान दिया। अब रफी उद दराजत रफी उद दराजत की रीजन सबसे शॉर्टेस्ट थी। उनका रूल सिर्फ कुछ महीने चला और वो भी सैयद ब्रदर के कंट्रोल में थे। रफीद उद दौला 1719 रफीद उद दौला को शाहजहां सेकंड के नाम से भी जाना गया। उन्हें भी सैयद ब्रदर ने थ्रोन पर बैठाया, लेकिन उनका रूल भी बहुत वीक था। अब मोहम्मद शाह रंगीला 1719 टू 1748 मोहम्मद शाह ने सैयद ब्रदर को मार दिया और उनका सपोर्ट लेने के लिए निजाम उल मुल्क की मदद की। निजाम उल मुल्क ने बाद में हैदराबाद को अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया। नादिर शाह की इन्वेजन के दौरान बैटल ऑफ करनाल 1739 में मोहम्मद शाह को डिफीट का सामना करना पड़ा। नादिर शाह ने दिल्ली को कैप्चर किया और पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर डायमंड जैसे वैल्यूएबल आइटम लूट लिए। अब अहमद शाह बहादुर 1748 टू 1754 अहमद शाह बहादुर को एक इनकम्पिटेंट रूलर माना जाता था। उन्होंने उधम बाई को अपने अफेयर हैंडल करने के लिए छोड़ा। उधम बाई को बाद में कुबलाई आलम का टाइटल दिया गया। इस टाइम तक मुगल एम्पायर का कंट्रोल और भी वीक हो गया। अब आलमगीर सेकंड 1754 टू 1759 आलमगीर सेकंड जो जहांगीर शाह का बेटा था, उसके रीजन के दौरान अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली को इन्वेड किया था। इस टाइम पे बैटल ऑफ प्लासी 1757 भी हुई थी, जो ब्रिटिश के लिए एक मेजर विक्ट्री थी। आलमगीर सेकंड को बाद में एसेसिनेट कर दिया गया। अब शाह आलम सेकंड 1760 टू 1806 शाह आलम सेकंड के रीजन में दो मेजर बैटल हुई। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 मराठा को अहमद शाह अब्दाली के हाथ डिफीट होना पड़ा। बैटल ऑफ बक्सर 1764 यह लड़ाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल एम्पायर के सपोर्टर के बीच हुई थी। ब्रिटिश ने जीत के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 साइन किए। इस ट्रीटी के टर्म्स के अकॉर्डिंग शाह आलम सेकंड ने दीवानगी राइट्स यानी कि टैक्स कलेक्शन राइट्स बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए ब्रिटिश को दे दिया और उन्होंने इंग्लिश प्रोटेक्शन भी एक्सेप्ट किया। दीवानगी राइट्स ये एक इंपॉर्टेंट राइट्स था जिसमें ब्रिटिश को बंगाल और दूसरे रीजन में टैक्स कलेक्शन का अधिकार मिल गया। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 ये ट्रीटी शाह आलम सेकंड और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी, जिसमें ब्रिटिश को बंगाल में टैक्स कलेक्शन राइट्स दिए गए। अब अकबर शाह सेकंड 1806 टू 1837 अकबर शाह सेकंड ने राजा राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल दिया। ये एक सिग्निफिकेंट इवेंट था क्योंकि राजा राम मोहन रॉय ने सोशल रिफॉर्म और एजुकेशन के लिए काफी काम किया था। 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को मुगल एम्पायर के सब्जेक्ट से अलग कर लिया और कॉइन पर भी मुगल एम्पायर का नाम बंद कर दिया। अब बहादुर शाह सेकंड 1837 टू 1857 बहादुर शाह सेकंड
को लास्ट मुगल एम्पायर कहा जाता है, उनके रीजन में रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, इसे फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। 1857 के बाद ब्रिटिश ने बहादुर शाह सेकंड को कैप्चर किया और उन्हें रंगून यानी कि म्यांमार भेज दिया। अब राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स इन इंडिया को देखते हैं। फर्स्ट, हैदराबाद। किलिच खान, जो नवाब उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है, ने हैदराबाद स्टेट की फाउंडेशन रखी। किलिच खान पहले मुगल एम्पायर में वाजिर था, लेकिन उससे मुगल एम्पायर की पॉलिसीज से डिसइल्यूजनमेंट यानी कि निराश हो गए, इसलिए उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। बैटल ऑफ साकर खेदा 1724 में किलिच खान ने मुगल वायसरॉय ऑफ डेक्कन को हराया और हैदराबाद का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। उसने अपने आप को असफ जाह का टाइटल दिया, जो उसके पावर को रिप्रेजेंट करता है। वाजिर का मतलब है मुगल एम्पायर का हाई रैंकिंग ऑफिशियल जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभालता है। असफ जाह मतलब किलिच खान ने अपने लिए ये टाइटल अपनाया जो उनके इंडिपेंडेंट रूल को दिखाता है। अब बात करते हैं अवध। सादत खान, जो बुरहा उल मुल्क के नाम से जाना जाता है, ने अवध को स्टेब्लिश किया। सादत खान ने मुगल एम्पायर के अंदर अपना पोजीशन बनाया था, लेकिन नादिर शाह की इन्वेजन के दौरान जब नादिर शाह ने ह्यूज बूटी का डिमांड किया तो सादत खान ने अपने आप को मार लिया। सादत खान के बाद सफदरजंग ने अवध के नवाब के रूप में पावर संभाली। नवाब का मतलब है रीजनल रूलर जो मुगल एम्पायर के अंदर काम करते थे, लेकिन अपनी इंडिपेंडेंट रूल भी चलाते थे। अब बंगाल। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को एस्टेब्लिश किया और मुगल एम्पायर के अंदर अपनी इंडिपेंडेंट रूल चलाई। उसके बाद शुजाउद्दीन ने पावर संभाली। अलीवर्दी खान ने बंगाल को मुगल एम्पायर से इंडिपेंडेंट बना दिया और ईयरली ट्रिब्यूट देना बंद कर दिया। ट्रिब्यूट का मतलब है एक टैक्स या पेमेंट जो एक स्टेट दूसरे स्टेट को अपने कंट्रोल को एक्सेप्ट करने के लिए देता था। अब मैसूर इनिशियली वदियार किंग के अंदर था, लेकिन हैदर अली ने अपनी लीडरशिप में पावर संभाली। हैदर अली ने ब्रिटिश के साथ कांस्टेंट वॉरफेयर यानी कि युद्ध किया और अपने किंगडम को एक्सपेंड किया। केरला को अपने सोवरेन स्टेट के रूप में मार्तांडा वर्मा ने एस्टेब्लिश किया, जिसका कैपिटल ट्रेवेनकोर था। मार्तांडा वर्मा ने अपने स्टेट को एडवांस करने के लिए कई रिफॉर्म किए, जैसे अपने आर्मी को वेस्टर्न प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करना। सोवरेन स्टेट का मतलब है एक ऐसी स्टेट जो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करती है और दूसरे स्टेट से अपने कंट्रोल मेंटेन करती है। द जाट्स की एक रिबेलियन की शुरुआत गोकुला ने 1669 में की थी, जो मुगल्स के अगेंस्ट थी, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुए। बाद में चूड़ामन और बदन सिंह ने भरतपुर किंगडम स्टेब्लिश किया। सूरजमल, जो जाट कम्युनिटी के सबसे इंपॉर्टेंट लीडर था, ने अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड किया और आगरा, मथुरा, मेरठ और अलीगढ़ को अपने किंगडम में इंक्लूड किया। सूरजमल के बाद जाट स्टेट छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटीज में डिवाइड हो गई थी। अब बात करते हैं द सिख। औरंगजेब के समय गुरु टेक बहादुर 9th सिख गुरु को औरंगजेब ने 1675 में एग्जीक्यूट कर दिया, क्योंकि उन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट होने से इनकार कर दिया था। ये घटना सिख समुदाय के लिए एक टर्निंग पॉइंट बनी। उनके बाद गुरु गोविंद सिंह 10th सिख गुरु बने,
जो औरंगजेब के विद्रोह में खुल कर आई। इस वजह से सिख और अधिक मिलिटेंट हो गया। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा का गठन किया, जिससे सिख एक लड़ने वाली शक्ति बन गए जो अपने धर्म की रक्षा कर सके। 1708 में गुरु गोविंद सिंह के निधन के बाद बंदा बहादुर सिख नेता बने। उन्होंने मुगलों के खिलाफ युद्ध किया, लेकिन मुगलों ने उन्हें गिरफ्तार करके एग्जीक्यूट कर दिया। अब रंजीत सिंह और सिख साम्राज्य को देखते हैं। रंजीत सिंह ने सिख समुदाय के नेतृत्व संभाला और पंजाब में एक मजबूत सिख राज्य की स्थापना की। उन्होंने 12 मिसलॉन यानी कि सिख फैक्शन को एकता में जोड़ा और अपनी शक्ति को बढ़ाया। शुक्रचकिया मिस्र में जन्मे रंजीत सिंह ने सतलेज से झेलम तक अपनी राजधानी फैलाई। 1799 में लाहौर और 1802 में अमृतसर पर कब्जा किया, जो सिख धर्म का मुख्य केंद्र था। ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846। रंजीत सिंह ने ब्रिटिश के साथ समझौता किया, जिसमें सतलेज के पूर्वी इलाके ब्रिटिश के अधिकार में माने गए। ट्राइपार्टाइट ट्रीटी 1838 ये ब्रिटिश रंजीत सिंह और शाह शुजा के बीच हुई, जिसमें ब्रिटिश पंजाब से गुजरने की अनुमति ले सके। अब द मराठा साम्राज्य में पेशवा मुख्य नेता थे, जो मुगलों के सबसे बड़े विरोधी थे। मराठा ने मुगलों को हराकर अपने साम्राज्य बढ़ाए, लेकिन 1761 में अहमद शाह अब्दाली के हाथों थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में उनकी भारी हार हुई। इस हार के बाद मराठा की शक्ति तो कमजोर हो गई, लेकिन फिर भी वे एक रीजनल शक्ति बने रहे। अब रोहिलखंड और फर्रुखाबाद। रोहिलखंड अली मोहम्मद खान ने 1739 में मुगलों के कमजोर होने के बाद रोहिलखंड में अपना राज्य स्थापित किया। अली मोहम्मद खान एक अफगान नेता थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के रोहिलखंड इलाके पर शासन किया। फर्रुखाबाद मोहम्मद खान बंगेश ने दिल्ली के पूर्व एक नए राज्य फर्रुखाबाद की स्थापना की। ये दोनों राज्य मुगलों की कमजोरी का फायदा उठाकर बने नए अफगान शक्ति केंद्र थे। अब की फीचर्स ऑफ द रीजनल स्टेट को देखते हैं। फर्स्ट, मुगल सुजनरिटी। रीजनल स्टेट। जब मुगल की पावर डिक्लाइन हो गई थी, तब भी कई रीजनल पावर जैसे मराठा, राजपूत और सिख्स ने मुगल एम्पायर को अपना सुजरेन माना। सुजरनिटी का मतलब है कि ये रीजनल रूलर मुगल एम्पायर को अपना ओवरलॉर्ड समझते थे, पर अपने लोकल अफेयर में इंडिपेंडेंट थे। कुछ रीजनल रूलर्स ट्रिब्यूट भी देते थे मुगल एम्पायर को, लेकिन वो अपने आप को इंडिपेंडेंट ही समझते थे। लोकल इंटरेस्ट एंड रीजनल पॉलिटी। जब सेंट्रल अथॉरिटी वीक हो गई थी, तो प्रोविंशियल रूलर को अपने लोकल गवर्नेंस और स्टेबिलिटी पे फोकस करना पड़ा। उनको अपने लोकल इंटरेस्ट जैसे एग्रीकल्चर, ट्रेड और पब्लिक वेलफेयर को मैनेज करना था, अपने पावर को बनाए रखने के लिए। रीजनल पॉलिटी का मतलब है कि इन स्टेट में लोकल गवर्नेंस का सिस्टम इमर्ज हो गया था, जहां रूलर को अपने एरिया के इश्यूज पर फोकस करना पड़ता था, इंस्टेड ऑफ एम्पायर वाइड गवर्नेंस। लिमिटेशंस इन ग्रोथ। इन रीजनल स्टेट की ग्रोथ लिमिटेड थी, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री सिस्टम काफी वीक थे। ये उनको सस्टेनेबल ग्रोथ और एक्सपेंशन में हेल्प नहीं कर पाए। एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क की कमी थी, इसलिए रिसोर्सेज का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पाता था, जिसका रिजल्ट इनस्टेबिलिटी और लिमिटेड एक्सपेंशन था। कांस्टेंट वारफेयर एंड पावर वैक्यूम। कंटिन्यूअस वार्स बिटवीन नेबरिंग रीजनल पावर ने उनको और वीक कर दिया। ये रीजनल पावर अपने आप को यूनाइट नहीं कर पाए और पावर वैक्यूम जो मुगल के डिक्लाइन के बाद बना था, उनको फिल नहीं कर पाए। इस कांस्टेंट वारफेयर की वजह से
ऑल इंडिया लेवल पर कोई एक रीजनल पावर डोमिनेट नहीं हो पाई। जागीरदारी क्राइसिस। जागीरदारी सिस्टम जिसमें लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे ऑफिशियल को इन रिटर्न्स फॉर मिलिट्री सर्विस, उनमें क्राइसिस आ गया। जब एग्रीकल्चरल इनकम डिक्लाइन हुई तो मनसबदार जो कि मिलिट्री ऑफिसर्स थे ज्यादा जागीर मांगने लगे। इस क्राइसिस ने लैंड और रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन बढ़ा दिया, जो रीजनल स्टेट के लिए और ज्यादा इनस्टेबिलिटी का सबक बना। अब बात करते हैं डेवलपमेंट्स इन आर्ट्स, आर्किटेक्चर एंड कल्चर। आर्ट एंड आर्किटेक्चर। 12 इमाम बाड़ा, असफुद्दौला ने लखनऊ में इसको बनवाया। ये आर्किटेक्चरल मार्वेल है जो 18th सेंचुरी का एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। ये फेमाइन के दौरान एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया था। सवाई जय सिंह, जयपुर के रूलर ने पिंक सिटी बनाई और 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज भी बनाई, जैसे दिल्ली, जयपुर, बनारस, मथुरा, उज्जैन में। इन ऑब्जर्वेटरीज से एस्ट्रोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ। पद्मनाभपुरम प्लेस, केरला में ये प्लेस बनाया गया जो केरला स्टाइल आर्किटेक्चर का एक अच्छा एग्जाम्पल है। अब लैंग्वेज एंड लिटरेचर। 18th सेंचुरी में उर्दू लैंग्वेज और पोइट्री काफी ग्रो हुई। फेमस पोइट जैसे मीर सऊदा, नाजिर और मिर्जा गालिब ने इसको मेनस्ट्रीम बनाया। ट्रेवेनकोर रूलर्स ने मलयालम लिटरेचर को सपोर्ट किया और पोएट जैसे कुंचन नेम्बियार को प्रमोट किया। सितार पोएट्री इन तमिल लैंग्वेज भी ग्रोथ हुई, जिसमें पोएट जैसे तयुमानवर 1706 to 44 ने अपने वर्क लिखे। वरिस शाह ने हीर रांझा लिखा जो पंजाबी लिटरेचर का एक फेमस रोमांटिक एपिक है। रिसालो एक फेमस पोएम सिंधी लिटरेचर में शाह अब्दुल्ला लतीफ ने लिखा। अब बात करते हैं एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। कॉजेज ऑफ ब्रिटिश सक्सेस इन इंडिया को देखते हैं। सुपीरियर आर्मी एंड मिलिट्री स्ट्रेटेजी। ब्रिटिश मिलिट्री सुपेरिटी। ब्रिटिश के पास एडवांस आर्म और बेटर मिलिट्री स्ट्रेटेजी थी जो उनको इंडियन रूलर के कंपैरिजन में एडवांटेज देती थी। उनका ट्रेनिंग सिस्टम और टेक्नोलॉजी भी सुपीरियर थी जो उनको बैटल में एड्स देती थी। इंडियन रूलर। इंडियन रूलर के पास अच्छे लीडर जैसे हैदर अली, टीपू सुल्तान और किलिच खान थे, लेकिन उनके पास सेकेंड लाइन लीडरशिप काफी वीक थी। मतलब जो उनके टॉप लीडर्स थे उनके आसपास सपोर्ट सिस्टम उतना मजबूत नहीं था। प्रोफेशनल आर्मी। रेगुलर सैलरी सिस्टम। ब्रिटिश आर्मी में रेगुलर सैलरी सिस्टम था जिससे सोल्जर को लॉयल्टी और मोटिवेशन मिलती थी। इंडियन रूलर के सोल्जर को कभी मर्सेंटरीज यानी कि जो पैसा लेने के लिए लड़ते थे हायर करने पड़ते थे, जो लॉन्ग टर्म लॉयल्टी नहीं दिखा पाता। मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट। ब्रिटिश ऑफिसर और सोल्जर को मेरिट के बेसिस पर रिक्रूट किया जाता था, मतलब उनकी स्किल और रिएबिलिटी को देखा जाता था, ना कि उनके कास्ट या क्लैन लॉयल्टीज। इंडियन रूलर में यह सिस्टम काफी वीक था। फाइनेंशियल बेकिंग एंड फोकस ऑन प्रॉफिट। ब्रिटिश फोकस ऑन प्रॉफिट। ब्रिटिश का मेन फोकस प्रॉफिट था। उन्होंने अपनी वार को फाइनेंस करने के लिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन किया और अपने शेयर होल्डर्स को खुश रखा। इसके लिए उन्होंने अपने ट्रेड और इकोनॉमी को एफिशिएंट मैनेज किया। इंडियन रूलर्स फोकस ऑन रिवेन्यू। इंडियन पावर जैसे मराठा को अपने मिलिट्री कैंपेन को रोकना पड़ा था क्योंकि उनको टैक्सेशन से रेवेन्यू जनरेट करना पड़ता था। उनका फोकस अपनी इकोनॉमी पे था, जबकि ब्रिटिश अपने मिलिट्री और इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज को कंबाइन करके आगे बढ़े। लैक ऑफ यूनिफाइड पॉलिटिकल नेशनलिज्म। इंडियन डिसयूनिटी।
इंडियंस के पास एक यूनिफाइड पॉलिटिकल नेशनलिज्म नहीं था। हर रीजन में अपने अपने लोकल रूलर्स और किंगडम थे जो एक दूसरे से डिवाइड थे। ये डिसयूनिटी ब्रिटिश के लिए एडवांटेज थी क्योंकि वो डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटेजी को इफेक्टिवली अप्लाई कर रहे थे। ब्रिटिश नेशनलिज्म, ब्रिटिश अपने मेटेरियल एडवांटेज और नेशनल ग्लोरी पर फोकस कर रहे थे। उनकी यूनिटी और स्ट्रेंथ ने उनको इंडियन रूलर के अगेंस्ट एक मेजर एडवांटेज दिया। अब ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल को देखते हैं। प्री ब्रिटिश बंगाल, बंगाल एक रिच प्रोविंस था जो साल्टपीटर, राइस, इंडिगो, पीपर, शुगर, सिल्क, कॉटन, टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट करता था यूरोप में। बंगाल की इकोनॉमी काफी स्ट्रांग थी, इसलिए ब्रिटिश के लिए बंगाल का कंट्रोल करना बहुत जरूरी था। क्रोनोलॉजी ऑफ रूलर्स इन बंगाल को देखते हैं। फर्स्ट, मुर्शिद कली खान 1700 to 1727। मुर्शिद कली खान बंगाल के दीवान थे जो मुगल एम्पायर के अंदर काम करते थे। उन्होंने बंगाल की एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा और ऑर्गेनाइज किया। सुजाउद्दीन 1727 to 1739। मुर्शिद कली खान के बाद उनका सन इन लॉ सुजाउद्दीन बंगाल का रूलर बना। उन्होंने अपनी रूलिंग पीरियड में बंगाल को स्ट्रांग बनाया। सरफराज खान 1739। सुजाउद्दीन के बाद सरफराज खान ने एक साल तक बंगाल पर राज किया, लेकिन वो ज्यादा स्टेबल नहीं रहे और उन्हें अलीवर्दी खान ने मार दिया। अलीवर्दी खान 1739 to 1756। अलीवर्दी खान ने सरफराज खान को मार के बंगाल का कंट्रोल अपने हाथ में लिया। उसने मुगल एम्पायर को ट्रिब्यूट देना बंद कर दिया और अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर किया। सिराजुद्दौला 1756। अलीवर्दी खान के बाद उनका ग्रैंडसन सिराजुद्दौला बंगाल का रूलर बना। सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश के इन्फ्लुएंस को चैलेंज किया और बैटल ऑफ प्लासी 1757 में ब्रिटिश के साथ क्लैश किया। अब बात करते हैं बैटल ऑफ प्लासी 1757। इंटरनल राइवलरीज इन सिराजुद्दौला कोर्ट। सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था, उसके कोर्ट में काफी इंटरनल राइवलरीज चल रही थी। मीर जफर, जगत सेठ और कुछ और लोग अपनी पावर को कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे थे। ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट नवाब के रूल को वीक बना रहे थे। मिसयूज ऑफ ब्रिटिश ट्रेड प्रिविलेजेस। ब्रिटिश ने अपने ट्रेड प्रिविलेजेस का मिसयूज करना शुरू कर दिया था, जिसमें नवाब सिराजुद्दौला की फाइनेंसेस को बहुत नुकसान हो रहा था। ब्रिटिश अपने बिजनेस इंटरेस्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे, जिससे नवाब को फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। फियर ऑफ फ्रेंच अलायंस। ब्रिटिश को यह डर था कि सिराजुद्दौला फ्रेंच के साथ मिलकर उनके इंटरेस्ट को अपोज कर सकता है। ये फियर और ब्लैक होल ट्रेजेडी ने ब्रिटिश और सिराज के बीच टेंशन को और बढ़ा दिया था। अबाउट द बैटल एंड इट्स आफ्टरमैथ को देखते हैं। रॉबर्ट क्लाइव सीक्रेट अलायंस। रॉबर्ट क्लाइव जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिसर था, उसने मीर जफर, जगत सेठ और कुछ और ट्रेटर्स के साथ सीक्रेट अलायंस बनाया। ये लोग सिराजुद्दौला के अगेंस्ट थे और उन्होंने मिलकर कॉन्स्पिरेसी की थी, जिससे बैटल का आउटकम्स ब्रिटिश के फेवर में गया। कॉन्स्पिरेसी का मतलब है कि ये लोग सिराजुद्दौला को मारने के लिए प्लान बना रहे थे ताकि ब्रिटिश को बंगाल का कंट्रोल मिल सके। बैटल ऑफ प्लासी 1757। बैटल का रिजल्ट इजली ब्रिटिश के फेवर में गया क्योंकि मीर जफर और दूसरे ट्रेटर्स की मदद से ब्रिटिश ने सिराजुद्दौला को इजली डिफीट कर दिया। इस बैटल के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के वास्ट रिसोर्सेस मिल गए। बंगाल की वेल्थ को अपने कंट्रोल में करके ब्रिटिश ने अपनी पोजीशन को और मजबूत कर लिया। मीर जफर एज नवाब। मीर जफर जो एक ट्रेटर था को नवाब ऑफ बंगाल बना दिया गया। उसने ब्रिटिश को 24 परगनाज का जमींदारी दिया और मनी भी दिया। ब्रिटिश ने अपने रिप्रेजेंटेटिव
को नवाब के कोर्ट में पोस्ट कर दिया और उनका सोवरेनिटी ओवर कलकत्ता ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया गया। अब मीर जफर रूल्स ऑफ बंगाल को देखते हैं। मीर जफर एंड द डच कॉन्स्पिरेसी। मीर जफर ने डच के साथ कॉन्स्पिरेसी की थी क्योंकि वो ब्रिटिश से इरिटेट हो गए थे। इसके बाद बैटल ऑफ बिदारा 1759 हुई जिसमें ब्रिटिश ने जीत हासिल किया। वंशी तार्त एंड मीर कासिम ट्रीटी 1760। वंशी तार्त जो कलकत्ता का न्यू गवर्नर बना, उसने मीर कासिम को सपोर्ट किया और 1760 में एक ट्रीटी साइन की। इस ट्रीटी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जैसे मीर कासिम ने बुर्दवान, मिदनापुर और चित्तागोंग के डिस्ट्रिक्ट कंपनी को दे दिए। कंपनी को सेलेट के चूना यानी कि लाइम ट्रेड में हाफ शेयर मिल गया। मीर कासिम को अपने ड्यू पे करने थे और कंपनी के वार एफर्ट को फाइनेंस करना था। मीर कासिम के दुश्मन कंपनी के दुश्मन थे और मीर कासिम के दोस्त कंपनी के दोस्त थे। मीर कासिम एज एन एबल रूलर। मीर कासिम एक कैपेबल रूलर था। उसने कैपिटल को मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट किया, अपनी ब्यूरोक्रेसी को ऑर्गेनाइज किया और अब आर्मी को रिमॉडल किया ताकि बंगाल को स्ट्रांग बना सके। कुछ की टर्म्स को देख लेते हैं। ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी एक इंसिडेंस था जिसमें सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश प्रिजनर को कन्फाइन कर दिया था और उनमें से कुछ की डेथ हो गई थी ड्यू टू सफोकेशन। ये इंसिडेंस ब्रिटिश और सिराज के बीच टेंशन का रीजन बना। कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है एक सीक्रेट प्लान जो किसी के अगेंस्ट बनाया जाता है। बैटल ऑफ प्लासी में मीर जफर और दूसरे लोग सिराजुद्दौला के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व थे। ट्रीटी। ट्रीटी एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है जो दो या ज्यादा पार्टीज के बीच होता है। अब बात करते हैं बैटल ऑफ बक्सर 1764। मीर कासिम एसर्शन ऑफ इंडिपेंडेंस। मीर कासिम जो बंगाल के नवाब था, इंडिपेंडेंस एसर्ट कर रहा था। वो ब्रिटिश के कंट्रोल से अपने आप को अलग करने चाहता था और अपने डिसीजन को खुद लेना चाहता था। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अनएक्सपेक्टेड था। मिसयूज ऑफ दस्तक। दस्तक ब्रिटिश के ट्रेड परमिट होते थे जो उन्हें फ्री ट्रेड की सुविधा देते थे। ब्रिटिश ने दस्तक का मिसयूज किया जिससे मीर कासिम की इकोनॉमी को नुकसान हुआ। इससे उनके बीच टेंशन बढ़ गई थी। मीर कासिम डिसीजन टू एबोलिश ड्यूटीज। मीर कासिम ने डिसाइड किया कि ड्यूटीज को कम्प्लीटली एबोलिश कर दिया जाए ताकि लोकल ट्रेड को बूस्ट मिले, लेकिन ब्रिटिश ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया क्योंकि इससे उनकी ट्रेड प्रॉफिट पे इम्पैक्ट पड़ रहा था। यह डिसएग्रीमेंट वार का रीजन बना। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्फेडरेसी। मीर कासिम ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कॉन्फेडरेसी बनाई। उसने नवाब ऑफ अहमद, शुजा-उद-दौला और शाह आलम सेकेंड को अपने साथ मिलाया। ये अलायंस ब्रिटिश के खिलाफ थी। अब अबाउट द बैटल एंड इट्स आफ्टरमैथ। बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में मेजर हेक्टर मुनरो की लीडरशिप में ब्रिटिश फोर्सेस ने मीर कासिम और उसके एलाइड को हराया। ये बैटल ब्रिटिश के लिए एक डिसिसिव विक्ट्री थी। मुगल एम्पायर शाह आलम सेकेंड भी ब्रिटिश के सामने डिफीट हो गए, जिसे ब्रिटिश को सुप्रीमेंसी मिल गई थी और वो रीजन में डोमिनेट पावर बन गया। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765। रॉबर्ट क्लाइव ने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन की थी जिसमें नवाब ऑफ अहमद यानी कि शुजा-उद-दौला और शाह आलम सेकेंड के साथ एग्रीमेंट किए थे। इस ट्रीटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट ये थे कि नवाब शुजा-उद-दौला ने इलाहाबाद और कारा मुगल एम्पायर शाह आलम सेकेंड को दे दिया। नवाब को 50 लाख रुपीस वार इंडेमनिटी पे करने का ब्रिटिश को। बलवंत सिंह जो बनारस का जमींदार था, उसे अपनी स्टेट की फुल पोसेशन मिल गई थी। शाह आलम सेकेंड ने इलाहाबाद में
डिसाइड करने का डिसीजन लिया और ब्रिटिश के प्रोटेक्शन में रहने का एग्रीमेंट किया। शाह आलम सेकेंड ने एक फरमान इशू किया जिसमें दीवानगी यानी कि रिवेन्यू राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार और ओडिशा ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया इन रिटर्न फॉर एन एनुअल पेमेंट ऑफ 26 लाख रुपीस। निजामत फंक्शन जैसे मिलिट्री डिफेंस, पुलिस एंड जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश को दिया गया, जिसके लिए 53 लाख दिया गया। अब डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल 1765 टू 1772। इंट्रोडक्शन ऑफ डुअल गवर्नमेंट। रॉबर्ट क्लाइव ने डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था बंगाल में। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग कंपनी और नवाब दोनों ने रूल किया। कंपनी को दीवानगी राइट्स यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन और निजामत राइट्स यानी कि लॉ एंड ऑर्डर दोनों दिए गए थे। दीवानगी राइट्स शाह आलम सेकेंड से मिले थे और निजामत राइट्स नवाब ऑफ बंगाल से। नवाब को फंड और फोकस के लिए कंपनी पर डिपेंड होना पड़ता था, इसलिए नवाब को पपेट रूलर बना दिया गया था जिसका कोई रियल पावर नहीं था। प्रॉब्लम्स ऑफ द डुअल गवर्नमेंट सिस्टम। डुअल गवर्नमेंट सिस्टम का रिजल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन था। कंपनी और नवाब दोनों अपनी अपनी पावर के लिए स्ट्रगल कर रहे थे और पब्लिक वेलफेयर को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी। Neither the company nor the नवाब cared for the welfare of the people, जिससे बंगाल में कायोस और मिसमैनेजमेंट बढ़ गया। एबोलिशमेंट ऑफ डुअल गवर्नमेंट। वैन हेस्टिंग ने इवेंचुअली डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को एबोलिश किया क्योंकि इस सिस्टम की वजह से गवर्नेंस में प्रॉब्लम और करप्शन बढ़ गया था। अब कुछ की टर्म्स को देख लेते हैं। दस्तक। दस्तक ब्रिटिश के ऑफिशियल ट्रेड परमिट होते थे जो उन्हें फ्री ट्रेड करने की सुविधा देते थे। ब्रिटिश ने इनका मिसयूज किया जिससे मीर कासिम की इकोनॉमी को नुकसान हुआ। कॉन्फेडरेसी। कॉन्फेडरेसी का मतलब है कि एक अलायंस का बनना जिसमें अलग अलग रूलर मिलकर एक कॉमन गोल के लिए काम करते हैं। डुअल गवर्नमेंट। डुअल गवर्नमेंट एक सिस्टम था जिसमें कंपनी और नवाब दोनों रूल कर रहे थे। अब बात करते हैं मैसूर रेजिस्टेंस टू द ब्रिटिश। मैसूर बिफोर द ब्रिटिश। वोदियार डायनेस्टी। वोदियार डायनेस्टी का रूल मैसूर पर था जब विजयनगरा एम्पायर का डाउनफॉल हुआ 1565 में बैटल ऑफ तलीकोटा के बाद। वोदियार ने मैसूर को गवर्न किया लेकिन उनका कंट्रोल वीक हो गया था और हैदर अली ने उनके रूल को चैलेंज किया। हैदर अलीज राइज टू पावर। हैदर अली ने 1761 में वोदियार डायनेस्टी को कैप्चर कर लिया और मैसूर का डी फैक्टो रूलर बन गया। हैदर अली ने अपनी आर्मी को स्ट्रांग बनाया और मैसूर को प्रोटेक्ट करने के लिए कई इंपॉर्टेंट स्टेप लिए। फ्रेंच की मदद से हैदर अली ने डिंडुएल यानी कि तमिलनाडु में एक आर्म फैक्ट्री स्टेब्लिश किया और वेस्टर्न स्टाइल आर्मी ट्रेनिंग भी इंट्रोड्यूस की। एक्सपेंशन ऑफ हैदर अलीज टेरिटरी। हैदर अली ने 1761 टू 63 के बीच डोलबालापुर, सेरा, बेदनूर और होसकोटे को कैप्चर किया और साउथ इंडिया के पोलीगर्स को सबमिशन कराया। उसने मराठा को कई बार 1774 टू 76 में रेड किया। अब फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार 1767 टू 69 को देखते हैं। डिप्लोमेटिक स्किल्स ऑफ हैदर अली। हैदर अली अपने डिप्लोमेटिक स्किल का यूज किया और मराठा को न्यूट्रल कर दिया और निजाम ऑफ हैदराबाद को अपना एलाय बना लिया ताकि वो ब्रिटिश को डिफीट कर सके। अटैक ऑन मद्रास। हैदर अली ने मद्रास पर अटैक किया जिसका रिजल्ट ये हुआ कि ब्रिटिश ने ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन किया जिसमें मैसूर को फेवरेबल आउटकम्स मिले। इस ट्रीटी के थ्रू ब्रिटिश और मैसूर के बीच पीस स्टेब्लिश की गई थी। अब सेकेंड एंग्लो मैसूर वार 1782-84। अलायंस विद द फ्रेंच। हैदर अली की फ्रेंच के साथ दोस्ती से ब्रिटिश को कंसर्न हुआ क्योंकि वो समझ रहे थे कि फ्रेंच हेल्प से मैसूर को स्ट्रांग बना रहे हैं। ब्रिटिश ने माहे को कैप्चर करने की कोशिश की जो हैदर अली के लिए प्रोटेक्टेड टेरिटरी थी।
फॉर्मेशन ऑफ अलायंस। हैदर अली ने मराठास और निजाम के साथ अलायंस बनाया था ब्रिटिश के खिलाफ। हैदर ने कार्नेटिक को अटैक किया, आरकोट को कैप्चर किया और कॉलोनेल बैलई की इंग्लिश आर्मी को 1781 में डिफीट किया। डिफीट एट पोर्टो नोवो। ब्रिटिश के सर एयरकुट ने मराठा और निजाम को हैदर अली के अलायंस से डिटेच कर लिया और पोर्टो नोवो 1781 में हैदर अली को डिफीट किया। हैदर अली रीग्रुपिंग। सेटबैक के बाद हैदर अली ने अपनी फोर्सेस को रीग्रुप किया और ब्रिटिश कमांडर ब्रेथवेट को कैप्चर किया। हैदर अली डेथ। 1782 में हैदर अली का डेथ हो गया ड्यू टू कैंसर और उसके बाद उसका सन टीपू सुल्तान ने वार कंटिन्यू किया। टीपू सुल्तान ने एक और साल तक फाइट की लेकिन कोई डिसिसिव आउटकम्स नहीं आया। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 1784। फाइनली दोनों साइड ने पीस ऑप्ट किया और ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन की गई थी मार्च 1784 में। इस ट्रीटी के थ्रू दोनों साइड ने अपने टेरिटरीज को रिटर्न किया जो वार के दौरान कैप्चर किए गए थे। अब बात करते हैं थर्ड एंग्लो मैसूर वार 1792। टीपू सुल्तान और ट्रेवेनकोर के बीच एक डिस्प्यूट हो गया जिसमें ब्रिटिश ने ट्रेवेनकोर का साथ दिया। ब्रिटिश ने श्रीरंगापट्टनम पर अटैक किया और सक्सेसफुल रहे। इस वार में टीपू सुल्तान को डिफीट मिला। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम 1792। इस ट्रीटी के थ्रू टेरिटोरियल चेंजेज हुए। ब्रिटिश को ब्रह्मा महल, दिनदुगुल और मालाबार का कंट्रोल मिला। मराठा को थंगा भादरा के आसपास रीजन मिले और निजाम को कृष्णा से पेनार तक एरिया मिल गया। टीपू सुल्तान को वार इंडेमिटी देनी थी जो 3 करोड़ रुपए थी। इसका आधा अमाउंट तुरंत देना था और बाकी इंस्टॉलमेंट में। टीपू के 2 सन्स को होस्टेज के रूप में ब्रिटिश के पास भेजा गया। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार 1799। रीजन फॉर दी वार को देखते हैं। टीपू सुल्तान ने खुद को सुल्तान डिक्लेयर किया जब वदेयर डायनेस्टी का हिंदू रूलर मर गया। टीपू ने अपने ह्यूमिलिएशन का बदला लेने की सोची जो उसने ब्रिटिश के साथ ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम में फेस किया था। लॉर्ड वेलेस्ली जो नए गवर्नर जनरल बने थे उन्हें टीपू का फ्रेंच के साथ दोस्ती नहीं पसंद आई और उन्होंने टीपू को पनिश करने का प्लान बनाया। कोर्स ऑफ द वार शुरू हुई 17 अप्रैल 1799 को और 4 मई 1799 को श्रीरंगापट्टनम कैप्चर कर लिया गया। टीपू सुल्तान को डिफीट मिला ब्रिटिश जनरल स्टुअर्ट और हैरिस के हाथ। आर्थर वेस्ली भी इस कॉन्फ्लिक्ट में शामिल थे। मराठास और निजाम ने ब्रिटिश को सपोर्ट किया और उनको टेरिटोरियल गेन्स का प्रोमिस दिया गया था। आफ्टर मैच श्रीरंगापट्टनम की कैप्चर के बाद टीपू सुल्तान की डेथ हो गई। न्यू महाराजा को वदेयार डायनेस्टी के पुराने हिंदू रॉयल फैमिली से अपॉइंट किया गया और सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के तहत ब्रिटिश के अंदर मैसूर को कंट्रोल किया गया। अब पोस्ट टीपू मैसूर को देखते हैं। मैसूर अंदर वदेयार आफ्टर 1799। मैसूर को वदेयार डायनेस्टी के अंदर रिटर्न किया गया लेकिन कृष्णा राजा थर्ड एक माइनर रूलर थे। उन्होंने सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट किया। ब्रिटिश कंट्रोल इन 1831। विलियम बेंटिक ने मैसूर में मिस गवर्नेंस का रीजन बताकर मैसूर को अपने कंट्रोल में ले लिया। रिस्टोरेशन ऑफ मैसूर 1881। 1881 में लॉर्ड रिपन ने मैसूर को रिस्टोर किया और कृष्णा राजा थर्ड को रूलर बनाया। अब टीपू सुल्तान लेगेसी को देखते हैं। निकनेम टाइगर ऑफ मैसूर। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता है क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ बहुत लंबी और भारी जंग की थी। मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी। टीपू ने अपनी आर्मी को यूरोपियन मॉडल पर ऑर्गेनाइज किया और फ्रेंच की मदद से अपने सोल्जर्स को ट्रेन किया। नेवल पावर।
1796 में टीपू सुल्तान ने बोर्ड ऑफ एडमिरल्टी बनाया और 22 बैटल शिप और 20 लार्ज फ्रिगेट्स का फ्लीट बनाने का प्लान किया। मैंगलोर, वजीराबाद और मुलीदाबाद में डॉकयार्ड स्टेब्लिश किए थे। रॉकेट टेक्नोलॉजी। टीपू सुल्तान को रॉकेट टेक्नोलॉजी का पॉइनर माना जाता है और उन्होंने माइसोर रॉकेट का यूज ब्रिटिश के खिलाफ अपनी बैटल में किया। पेट्रॉन ऑफ साइंस। टीपू सुल्तान ने साइंस और टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया और सेरिकल्चर यानी कि सिल्क प्रोडक्शन को मैसूर में इंट्रोड्यूस किया। फ्रेंच कनेक्शन। टीपू ने फ्रेंच को मैसूर में जेकोबिन क्लब बनाने दिया और खुद को सिटीजन टीपू के नाम से जाना गया, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडियाज को फॉलो करते थे। अब बात करते हैं एंग्लो मराठा स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेंसी। मराठा कॉन्फेडरेसी अंडर बाजीराव 1720-40। बाजीराव फर्स्ट ने मराठा कॉन्फेडरेसी बनाई थी, जिसमें हर प्रोमिनेंट मराठा फैमिली को एक स्पेसिफिक रीजन दिया गया था, जिसमें वो अपने मराठा किंग साहू के नाम पर राज करते थे। कुछ इंपॉर्टेंट मराठा फैमिली थी, जैसे गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, भोंसले ऑफ नागपुर, होलकर्स ऑफ इंदौर, सिंधियाज ऑफ ग्वालियर, पेशवा ऑफ पूना। मराठास की यूनिटी को थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में डिफीट का सामना करना पड़ा। उसके बाद माधवराव फर्स्ट की डेथ 1772 से पेशवा का कंट्रोल वीक हो गया। मराठा कॉन्फेडरेसी पहले की तरह यूनाइटेड नहीं रही और ब्रिटिश ने इस डिवीजन का फायदा उठाया। अब फर्स्ट एंग्लो मराठा वार 1775-82। मराठा लीडर में सक्सेशन को लेकर डिसएग्रीमेंट था। 12 मराठा चीफ ने सवाई माधवराव को रघुनाथ राव पर सपोर्ट किया। रघुनाथ राव ने इंग्लिश से मदद मांगी और ट्रीटी ऑफ सूरत 1775 साइन की, जिसमें सालसेट और बेसन मराठा से ब्रिटिश को सीड किया गया। ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776। ब्रिटिश कलकत्ता काउंसिल ने ट्रीटी ऑफ सूरत को डिसअप्रूव किया और ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776 साइन की, जिसमें रघुनाथ राव को पेंशन दिया गया और उसकी सपोर्ट बंद कर दी गई। वार एंड ट्रीटी ऑफ बदगांव। नाना पद्माविस ने ट्रीटी ऑफ पुरंदर को वायलेट किया और वार स्टार्ट हो गया। मराठा आर्मी को महादजी स्किंडिया ने लीड किया। मराठास ने स्कोर्ड अर्थ पॉलिसी यूज की, जिसमें ब्रिटिश को ट्रैप किया गया। ब्रिटिश सरेंडर्ड और ट्रीटी ऑफ बदगांव साइन की, जिसमें ब्रिटिश को अपने टेरिटरीज मराठास को वापस देनी पड़े। अब ट्रीटी ऑफ सलबाई 1782। वैरेंट हेस्टिंग, जो कि गवर्नर ऑफ बंगाल थे, वैरेंट हेस्टिंग ने ट्रीटी ऑफ बदगांव को डिसअप्रूव किया और लार्ज फोर्स भेजी। इसके बाद सिंधिया को डिफीट किया गया और ट्रीटी ऑफ सलबाई साइन की गई। की प्रोविजंस ऑफ द ट्रीटी ऑफ सलबाई को देखते हैं। सालसेट इंग्लिश के पास रहेगी। मराठा को उनके टेरिटरीज वापस मिलेंगे, जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बाद ब्रिटिश ने जीत लिए थे। रघुनाथ राव को पेंशन मिलेगा, लेकिन उसको इंग्लिश से और कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। पेशवा को किसी और यूरोपियन पावर को सपोर्ट नहीं करना था। मराठास और इंग्लिश को अपने अलायंस के बीच पीस मेंटेन करना था। अब बात करते हैं सेकेंड एंग्लो मराठा वार 1803-5। मराठा डिवीजन को देखते हुए ब्रिटिश ने अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाई। 1800 में नाना पद्माविस की डेथ के बाद मराठा कॉन्फेडरेसी में और भी डिसयूनिटी बढ़ गई थी। बाजीराव सेकेंड, जो जसवंत राव के अटैक से डर लग गया और वो पैनिक में भाग गया। इसके बाद उन्होंने ब्रिटिश के साथ ट्रीटी ऑफ बेसिन साइन की, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे।
पेशवा को 6,000 इन्फेंट्री ट्रूप्स मिलने थे। पेशवा को सूरत सरेंडर करना था और एक्स्ट्रा टेरिटोरीज सीड करनी थी। पेशवा को सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट करना था और उन्हें इंग्लिश के इनेमिस को अपने स्टेट में नहीं रखना था। अब ट्रीटी ऑफ बेसिन 1802। पेशवा ने सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट की, लेकिन स्किंडिया और भोंसले फैमिली ने मराठा इंडिपेंडेंस को बचाने की कोशिश की। इंग्लिश ने आर्थर वेस्ली के अंदर स्किंडिया और भोसले को हराया और ट्रीटी ऑफ सुरजी आजमगांव 1803 और ट्रीटी ऑफ देवगांव 1803 साइन की। होलकर को भी डिफीट किया गया, जिसके बाद ट्रीटी ऑफ राजपुरगढ़ 1806 साइन की गई। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1870-19। कॉजेज ऑफ वॉर को देखते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग का ब्रिटिश पैरामाउंट से इंपोज करना था। ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली ऑन ट्रेड को चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से टर्मिनेट किया गया था, इसलिए कंपनी को नए मार्केट्स की जरूरत थी। पिंडारीज जो मराठा टेरिटरी में लूट रहे थे, उनकी एक्टिविटी से ब्रिटिश और मराठा के बीच टेंशन बढ़ गई थी। ब्रिटिश ने मराठा पर पिंडारीज की सपोर्ट देने का इल्जाम लगाया। ट्रीटी ऑफ बेसिन को मराठा लीडर्स ने अपनी इंडिपेंडेंस की टोटल सरेंडर माना था, इसलिए वो इससे हर्ट हुए थे। पेशवा बाजीराव सेकंड ने मराठा चीफ को रिले किया और नागपुर रेसिडेंसी पर अटैक किया, लेकिन मराठा सब वीकेंड हो चुके थे ड्यू टू पुअर एडमिनिस्ट्रेशन। द वार एंड इट्स आफ्टरमैथ। इंग्लिश ने काउंटर अटैक किया और पेशवा बाजीराव सेकंड को डिफीट कर दिया। इसके बाद ट्रीटी ऑफ पूना 1817 पेशवा के साथ साइन की गई और स्किंडिया के साथ ट्रीटी ऑफ ग्वालियर 1817 और होलकर के साथ ट्रीटी ऑफ मंदसौर 1818 साइन की गई। मराठा कॉन्फेडरेसी को डिसॉल्व कर दिया गया और पेशवाशिप को एबोलिश कर दिया गया। सतारा का रूलर बनाया गया, जो शिवाजी के डिसेंडेंट प्रताप सिंह थे। अब बात करते हैं द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध। बैकग्राउंड को देखते हैं। मीर फत अली खान, लीडर ऑफ द तलपुरा बलोच ट्राइब। मीर फत अली खान ने 1783 में सिंध पर टोटल कंट्रोल हासिल किया और कालोर प्रिंस को सिंध से बाहर निकाल दिया। कलोरा प्रिंस को सिंध से बाहर निकाल दिया। दुरानी किंग ने मीर फत अली खान के क्लेम को रिकॉग्नाइज किया और उन्हें अपने भाइयों के बीच सिंध को डिवाइड करने का हुक्म दिया। उन्हें 4 यार यानी कि 4 ब्रदर भी कहा गया और ये 4 यार या अमीर ऑफ सिंध ने सिंध के किंगडम को आपस में बांट लिया। की इवेंट लीडिंग टू ब्रिटिश इन्वॉल्वमेंट को देखते हैं। लॉर्ड वेस्ली डिप्लोमेसी 1799 में लॉर्ड वेस्ली ने सिंध के साथ कमर्शियल रिलेशन को रिवाइव करने की कोशिश की, लेकिन उनका हिडन एजेंडा था फ्रेंच टीपू सुल्तान और शाह जमन के अलायंस को काउंटर करना। फत अली खान ने टीपू सुल्तान के इन्फ्लुएंस में आकर ब्रिटिश एजेंट को सिंध से निकाल दिया। ट्रीटी ऑफ इटरनल फ्रेंडशिप 1807 में सिंध और ब्रिटिश के बीच ट्रीटी ऑफ इटरनल फ्रेंडशिप साइन हुई। इस ट्रीटी में दोनों तरफ से ये एग्री किया गया था कि फ्रेंच को सिंध से एक्सक्लूड किया जाएगा और दोनों तरफ अपने एजेंट को एक दूसरे के कोर्ट में भेजा जाएगा। यह ट्रीटी सिंध के लिए ब्रिटिश के इन्फ्लुएंस को एस्टेब्लिश करने की एक कोशिश थी, जिसमें फ्रेंच प्रेजेंस को खत्म करना था। ट्रीटी ऑफ 1832। विलियम बेंडिक ने कोलोनल पोर्टिगर को सिंध भेजा और आमिर्स के साथ एक और ट्रीटी साइन की। इस ट्रीटी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे, जैसे इंग्लिश ट्रेवलर और ट्रेडर्स को सिंध में अनरिस्ट्रिक्टेड पैसेज दिया जाए और इंडस रिवर का यूज ट्रेड के लिए किया जा सकता है। वारशिप को सिंध में प्लेइंग करने की परमिशन नहीं दी जाएगी और
वारफेयर के लिए सप्लाई को ट्रांसपोर्ट करना भी मना होगा। इंग्लिश मर्चेंट को सिंध में सेटल होने की परमिशन नहीं मिलेगी और ट्रेवलर्स को पासपोर्ट की जरूरत होगी। अमीर्स को टैरिफ रेट को चेंज करने का हक दिया गया अगर वो एक्सेसिव लगते हैं, और कोई टोल्स या मिलिट्री ड्यूज नहीं लिए जाएंगे। अब लॉर्ड ऑकलैंड स्ट्रेटेजी 1836 को देखते हैं। लॉर्ड ऑकलैंड को 1836 में गवर्नर जनरल बनाया गया। उन्होंने सिंध को एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक एरिया समझा, क्योंकि उनका मानना था कि रसिया का पोटेंशियल इन्वेजन इंडिया पर हो सकता है। उनका गोल था कि सिंध को अपने कंट्रोल में रखकर अफगान पर काउंटर प्रेशर डाल सके और रसिया की थ्रेट को इफेक्टिवली हैंडल किया जा सके। ट्राइपार्टाइट ट्रीटी 1838। 1838 में ट्राइपार्टाइट ट्रीटी साइन हुई, जो ब्रिटिश रणजीत सिंह और शाह शुजा के बीच थी। इसका मेन पर्पस था अफगानिस्तान के प्रॉब्लम को एड्रेस करना। इसके प्रोविजंस को देखते हैं। रणजीत सिंह ने ब्रिटिश मीडिएशन को एक्सेप्ट किया अपने आमिर के डिस्प्यूट में। शाह शुजा को सिंध में अपने सोवरेन राइट्स को छोड़ना पड़ा, लेकिन एनुअल ट्रिब्यूट दिया जाएगा। सब्सिडरी अलायंस इन सिंध 1839। 1839 में ब्रिटिश ने सिंध को सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट करवाया अंडर द थ्रेट ऑफ सुपीरियर ब्रिटिश फोर्स। सब्सिडरी अलायंस का मतलब है कि ब्रिटिश ट्रूप्स सिंध में स्टेशन होंगे और आमिर्स को उन ट्रूप्स को मेंटेनेंस पे करना होगा। आमिर्स को अब किसी भी फॉरेन गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन करने की परमिशन नहीं थी बिना ब्रिटिश के नॉलेज के। अब फर्स्ट एंग्लो अफगान वार 1839 टू 42। फर्स्ट एंग्लो अफगान वार के बाद आमिर्स की डिससेटिस्फेक्शन और हॉस्टिलिटी ब्रिटिश के अगेंस्ट बढ़ गई। आमिर्स ने रिवोल्ट कर दिया और ब्रिटिश के अगेंस्ट खड़े हुए, लेकिन सिंध जल्दी ही सरेंडर कर दिए गए और आमिर्स को सिंध से एग्जाइल कर दिया गया। एनेक्सेशन ऑफ सिंध 1843। 1843 में सिंध को ऑफिशियली एनेक्स कर लिया गया ब्रिटिश एम्पायर के अंदर। चार्ल्स नेपियर को सिंध का पहला गवर्नर बनाया गया। गवर्नर जनरल एलन बोरग के अंडर ये एनेक्सेशन हुआ। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब। रणजीत सिंह एंड द राइज ऑफ द सिख एम्पायर। अर्ली लाइफ एंड पॉलिटिकल राइज। रणजीत सिंह का जन्म 2 नवंबर 1780 को हुआ। उस वक्त पंजाब में 12 मेजर मिल्स यानी कि कॉन्फेडरेशन थी, जो इंडिपेंडेंट सिख स्टेट थे। रणजीत सिंह एक्सपेंशन। रणजीत सिंह ने अपनी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को अपनाकर सेंट्रल पंजाब में अपना किंगडम एस्टेब्लिश किया। 1799 में जामन शाह ने रणजीत सिंह को लाहौर के गवर्नर अपॉइंट किया। 1805 में रणजीत सिंह ने जम्मू और अमृतसर को अपने कंट्रोल में किया, जिसके बाद वो लाहौर और अमृतसर का रूलर बन गया। रिलेशन विद अदर स्टेट। रणजीत सिंह ने डोगराज और नेपालीज के साथ अच्छे रिलेशंस बनाए और उनको अपनी आर्मी में शामिल किया। ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809। ट्रीटी ऑफ अमृतसर के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सतलेज रिवर को बॉर्डर बना दिया, जिससे रणजीत सिंह का कंट्रोल पंजाब के बाकी एरिया पर नहीं हो सकता था। इस ट्रीटी ने रणजीत सिंह के लॉन्ग हेल्ड डिजायर को रोक दिया, जिसमें वो अपने कंट्रोल में पूरी सिख पॉपुलेशन लाना चाहते थे। ट्राइपार्टाइट ट्रीटी 1838। 1838 में रणजीत सिंह को ब्रिटिश के साथ ट्राइपार्टाइट ट्रीटी साइन करनी पड़ी, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश आर्मी को अपने टेरिटरी से अफगानिस्तान के आमिर दोस्त मोहम्मद के खिलाफ अटैक करने की परमिशन देने से मना कर दिया। आफ्टर रणजीत सिंह डेथ। रणजीत सिंह की डेथ के बाद उनका यंगर सन दलीप सिंह को महाराजा बनाया गया। हीरा सिंह डोगरा को वाजीर यानी कि प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और रानी जिंदन को रीजेंट यानी कि गार्जियन रूलर बना दिया गया। हीरा सिंह की मौत के बाद लाल सिंह को
लाल सिंह, जो रानी जिदान का लवर था, वो वाजिर बनाया गया। अब बात करते हैं फर्स्ट एंग्लो सिख वार 1845 to 46। काउज ऑफ द वार। सिख आर्मी क्रॉसेस द सतलेज रिवर 1845। दिसंबर 11, 1845 को सिख आर्मी ने सतलेज रिवर को क्रॉस किया, जो ब्रिटिश के लिए एक प्रोवोकेशन था। ब्रिटिश इस एक्शन को अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए थ्रेट समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने वार डिक्लेयर की। इनस्टेबिलिटी आफ्टर रंजीत सिंह डेथ। महाराजा रंजीत सिंह की डेथ के बाद लाहौर किंगडम में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। कोर्ट और सिख आर्मी के बीच पावर स्ट्रगल चल रहा था। सिख आर्मी का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, लेकिन लाहौर कोर्ट की अथॉरिटी वीक हो गई थी। एंगर ओवर ब्रिटिश एक्सटेंशन। ब्रिटिश मिलिट्री ऑपरेशन इन अफगानिस्तान 1842, ग्वालियर 1841 एंड सिंध एनेक्सेशन 1841 के बाद सिख आर्मी में डिस्ट्रस्ट था ब्रिटिश के खिलाफ। सिख लीडर्स को लग रहा था कि ब्रिटिश उनके इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली जब उन्होंने अपने ट्रूप्स को लाहौर के बॉर्डर के पास बढ़ा दिया था। द वार एंड इट्स आफ्टरमेथ। द वार। द फर्स्ट एंग्लो सिख वार में ब्रिटिश ने अपने मिलिट्री स्ट्रेटेजी और ट्रिचरी का यूज किया। उन्होंने सिख आर्मी को इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में डाल दिया और कंसेक्यूटिव बैटल में सिख फोर्सेस को डिफीट कर दिया। ब्रिटिश को लाहौर तक पहुंचने में कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं मिला और 1846 में लाहौर ने ब्रिटिश के सामने सरेंडर कर दिया। ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846। ट्रीटी ऑफ लाहौर एक ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी थी सिख के लिए। इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे। ब्रिटिश रेसिडेंट को लाहौर में एस्टेब्लिश करना। जलंधर दोयब को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एनेक्स कर लिया। सिख आर्मी की स्ट्रेंथ को रिड्यूस किया गया। दलीप सिंह को रूलर माना गया, लेकिन रानी जिंदन को रीजेंट यानी कि गार्जियन रूलर बनाया गया। कश्मीर सोल्ड टू गुलाब सिंह। सिख को वार इंडेमनिटी यानी कि कंपनसेशन फॉर वार देना था, लेकिन उन्होंने पूरा पैसा नहीं दिया, इसलिए कश्मीर को गुलाब सिंह को बेच दिया गया। कश्मीर की सेल ने सिख में एंगर और रिसेंटमेंट को जन्म दिया, जिससे उन्होंने फिर से रिबेलियन शुरू कर दिया। ट्रीटी ऑफ बैरोवल 1846। दिसंबर 1846 में ट्रीटी ऑफ बैरोवल साइन की गई, जिसमें रानी जिंदन को रीजेंट के पोजीशन से रिमूव कर दिया गया। काउंसिल ऑफ रीजेंसी बनाई गई थी, जिसमें हेनरी लॉरेंस, जो कि ब्रिटिश रेसिडेंट थे, हेनरी लॉरेंस को प्रिसाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। इस काउंसिल में 8 सिख सरदार थे, जो पंजाब के अफेयर को हैंडल करते थे। अब बात करते हैं सेकेंड एंग्लो सिख वार 1848 to 49। कॉजेज ऑफ द वार। रीसेंटमेंट ऑफ ओवर ट्रीटीज। सिख के लिए ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 और ट्रीटी ऑफ बैरोवल 1846 के टर्म्स बहुत इंसल्टिंग थे। सिख को लग रहा था कि उनकी सोवनिटी को ब्रिटिश ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। सिख लीडर को लगता था कि उनकी इंडिपेंडेंस को ब्रिटिश ने अंडरमाइन किया है, स्पेशली आफ्टर रानी जिंदन को पेंशनर बना दिया गया और बनारस भेज दिया गया। ट्रीटमेंट ऑफ रानी जिंदन। रानी जिंदन की इनह्यूमन ट्रीटमेंट ने सिख में रिसेंटमेंट को और बढ़ाया। उन्होंने अपने रीजेंसी के दौरान सिख स्टेट को कंट्रोल किया था और उन्हें बनारस भेजने से सिख कम्युनिटी में एंगर था। रिबेलियन इन मुल्तान। मुल्तान के गवर्नर मूलराज को जब ब्रिटिश ने रिप्लेस किया तो उसने रिवोल्ट कर दिया। मूलराज ने 2 इंग्लिश ऑफिसर को मार दिया, जिससे कॉन्फ्लिक्ट काफी बढ़ गया। यह रिबेलियन सेकेंड एंग्लो सिख वार का एक मेजर ट्रिगर बना। वार एंड इट्स आफ्टरमेथ। ब्रिटिश रेस्पॉन्स। लॉर्ड डलहौजी को पंजाब को कंप्लीटली एनेक्स करने का एक प्रीटेक्स्ट मिल गया। उन्होंने अपने मिलिट्री कैंपेन को शुरू किया। ब्रिटिश फोर्स ने सिख आर्मी
को कई इंपॉर्टेंट बैटल में डिफीट किया, जैसे बैटल ऑफ रामनगर लेड बाय ह्यूज गॉड, बैटल ऑफ चिल्हंदवाला, बैटल ऑफ गुजरात। ये बैटल सिख रेजिस्टेंस को क्रश करने में हेल्प करते हैं। सिख सरेंडर, सिख आर्मी ने इवेंचुअली सरेंडर किया और रावलपिंडी में उनका रेजिस्टेंस खत्म हो गया। ब्रिटिश ने पंजाब को अपने कंट्रोल में ले लिया। एनेक्सेशन ऑफ पंजाब, लॉर्ड डलहौजी ने अपने ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करते हुए पंजाब को ब्रिटिश एम्पायर में एनेक्स किया। इसके बाद पंजाब को गवर्न करने के लिए एक 3 मेंबर बोर्ड बनाया गया, जिसमें हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स मैंसेल थे। डलहौजी को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उनकी सर्विस के लिए थैंक्स दिया और उन्हें मार्क्वेसेस बनाया गया। बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, 1853 में बोर्ड को डिसॉल्व कर दिया गया और जॉन लॉरेंस को फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ पंजाब बना दिया गया। इससे पंजाब का गवर्नेंस और ब्रिटिश कंट्रोल और भी सॉलिड हो गया। अब बात करते हैं एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश पारामाउंटेसी थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, ओरिजिन एंड पर्पस। वेरेन हेस्टिंग ने यह पॉलिसी डिवाइस की थी ब्रिटिश टेरिटरीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसमें उन्होंने बफर जोन बनाए थे। ये बफर जोन ब्रिटिश फ्रंटियर को डिफेंड करते हैं और उनके बॉर्डर एरिया को सेफ रखते हैं। रिंग फेंस का मतलब होता है कि ब्रिटिश अपने बॉर्डर एरिया को सराउंड करते थे ऐसे न्यूट्रल स्टेट के साथ जिसे वो अपने डिफेंस के लिए यूज करते थे। इन स्टेट्स को ब्रिटिश प्रोटेक्शन मिलती थी, लेकिन उनको अपनी कॉस्ट पे मिलिट्री सपोर्ट देना पड़ता था। हाउ डिड इट वर्क? ब्रिटिश ने अपने नेबर्स को डिफेंड करने के लिए उन्हें मिलिट्री सपोर्ट दिया, लेकिन यह सपोर्ट उनके खुद के खर्चे पे होता था। इन स्टेट को सब्सिडरी फोर्स प्रोवाइड की जाती थी जिनके ऑफिसर ब्रिटिश थे, और ये फोर्सेस उन स्टेट के लीडर को ऑर्गेनाइज करने, इक्विप्ड करने और कमांड करने में मदद करते थे। द स्टेट इन द रिंग फेंस को देखते हैं। यह पॉलिसी उन स्टेट के लिए थी जो ब्रिटिश के बॉर्डर के आसपास थे। अगर कोई आउटसाइड एग्रेशन होती थी तो ब्रिटिश उन स्टेट को मिलिट्री सपोर्ट देते थे, लेकिन स्टेट को अपनी आर्मी को मेंटेन करने के लिए ब्रिटिश ऑफिसर को पे करना पड़ता था। वेरेन हेस्टिंग की वार अगेंस्ट दी मराठा और मैसूर में ये पॉलिसी काफी प्रोमिनेंट थी। ब्रिटिश ने मराठा और मैसूर टेरिटरीज को सराउंड किया, जिसमें उन स्टेट्स को मिलिट्री सपोर्ट दिया गया जो ब्रिटिश के फ्रंटियर को डिफेंड करते थे। अब बात करते हैं सब्सिडरी अलायंस 1789 टू 1805। इंट्रोडक्शन। लॉर्ड वेस्ली ने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को अपनाया था बिटवीन 1798 टू 1805, जो कि रिंग फेंस पॉलिसी का एक्सटेंशन था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव फ्रेंच इन्फ्लुएंस को इंडिया में रिवाइव होने से रोकना था, स्पेशली नेपोलियन के ईस्ट की तरफ बढ़ने के डर से। डुप्लेक्स एंड द सिस्टम। डुप्लेक्स, जो कि फ्रेंच गवर्नर जनरल था, सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस का इस्तेमाल किया था और बाद में ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भी इस सिस्टम को अपनाया। की प्रोविजंस ऑफ सब्सिडरी अलायंस को देखते हैं। इंडियन रूलर्स को ब्रिटिश फोर्स को अपने टेरिटरी पर परमानेंटली स्टेशन करने की इजाजत देनी पड़ती थी और उसकी मेंटेनेंस के लिए फी देनी पड़ती थी। ब्रिटिश रेसिडेंट को इंडियन रूलर के कोर्ट में पोस्ट करना पड़ता था, जो इंडियन रूलर की कंसेंट के बिना नहीं हो सकता था। इंडियन एम्पायर को कंपनी के परमिशन के बिना यूरोपियन ऑफिसर को हायर नहीं कर सकते थे। रूलर को किसी भी दूसरे इंडियन रूलर के साथ फाइट या नेगोशिएशन करने से पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल से अप्रूवल लेना पड़ता था। इन रिटर्न ब्रिटिश रूलर ने उनको प्रोटेक्शन दिया था उनके एनिमीज से, और ब्रिटिश इंटरफेरेंस को उनके इंटरनल अफेयर में नहीं करने का वादा किया था।
द डाउन साइड ऑफ द इंडियन रूलर। सिक्योरिटी के बदले में इंडियन रूलर अपनी इंडिपेंडेंस खो देते थे। ब्रिटिश रेसिडेंट उनके इंटरनल अफेयर में इंटरफेरेंस करते थे। इंडियन रूलर को ब्रिटिश ट्रूप्स के लिए पेमेंट करनी पड़ती थी, जो उनकी रेवेन्यू को काफी रिड्यूस कर देती थी। इंडियन सब्जेक्ट्स को एक्सप्लॉइट किया जाता था, क्योंकि ब्रिटिश ने उन रूलर्स को प्रोटेक्शन दिया था, तो उन रूलर्स को ओवरथ्रो करना मुश्किल हो जाता था। स्टेट अंडर सब्सिडरी अलायंस को देखते हैं। अवध वॉज द फर्स्ट स्टेट टू फॉल अंडर दिस सिस्टम इन 1765, जहां नवाब को कंपनी ने प्रोटेक्शन दी थी, लेकिन नवाब को अपनी डिफेंस का खर्चा खुद उठाना पड़ता था। लेटर निजाम ऑफ हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, नवाब ऑफ अहमद, पेशवा, भोसले राजा ऑफ बेरार, स्किंडिया, Rajput states like Jodhpur, Jaipur, Bundi, and Bharatpur also signed the subsidiary alliance. Holkar's last Maratha Confederation signed in 1818. अब बात करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी पॉलिसी। लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को अपनाया था, जो एक ऐसी पॉलिसी थी जिसमें अगर किसी इंडियन स्टेट का रूलर बिना अपने बायोलॉजिकल हेयर के मर जाता था, तो उस स्टेट को ब्रिटिश एनेक्स कर लेते थे। इस पॉलिसी का यूज उन्होंने बहुत एग्रेसिवली किया और कई स्टेट को एनेक्स कर लिया। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को देखते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का मतलब था कि अगर किसी इंडियन रूलर का एडॉप्टेड सन था, तो वो अपने फॉस्टर फादर की प्राइवेट प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकता था, लेकिन स्टेट को नहीं। स्टेट को इनहेरिट करने का डिसीजन ब्रिटिश पैरामाउंट पावर का था, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड करना था कि स्टेट को एनेक्स किया जाएगा या नहीं। ये पॉलिसी इंडियन कस्टम और हिंदू लॉज पर बेस्ड थी, लेकिन हिंदू लॉ में इस बात की क्लैरिटी नहीं थी। स्टेट्स अफेक्टेड बाय द डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स को देखते हैं। सतारा 1848 यह पहला स्टेट था जिसमें डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत एनेक्स किया गया। नागपुर एंड झांसी 1854 इन स्टेट को भी एनेक्स कर लिया गया। अदर स्मॉल स्टेट जैसे भगत हिमाचल प्रदेश, संभालपुर ओडिशा, जैतपुर, बुंदेलखंड को भी ये पॉलिसी अप्लाई हुई। अवध 1856 नवाब वाजिद अली शाह को मिस गवर्नेंस की वजह से ओवरथ्रो करके अवध को भी एनेक्स कर लिया गया। रीजंस फॉर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को देखते हैं। एनेक्सेशन पॉलिसी। लॉर्ड डलहौजी का मेन ऑब्जेक्टिव था ब्रिटिश एम्पायर का कंट्रोल इंडिया के हर पार्ट पर हो और वो इंडियन रूलर को वीक कर सके। नो हेयर। जब एक स्टेट का रूलर बिना हेयर यानी कि बच्चे के मर जाता था, तो ब्रिटिश को ये एक्सक्यूज मिलता था कि स्टेट को अपने अंडर ले सके। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश टेरिटरी। इस पॉलिसी के थ्रू ब्रिटिश ने अपनी टेरिटरी को बढ़ाया और अपने कंट्रोल को और मजबूत किया। अब बात करते हैं रिलेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया विथ नेबरिंग कंट्रीज। फर्स्ट, एंग्लो भूटानीज रिलेशन। भूटान एक माउंटेनस किंगडम है जो ब्रिटिश इंडिया के नेबरिंग रीजन में था। ब्रिटिश और भूटान के रिलेशन 1826 के बाद ज्यादा क्लोज हो गए, जब ब्रिटिश ने आसाम को अपने कंट्रोल में ले लिया था। आसाम के कंट्रोल के बाद भूटान के फ्रीक्वेंट रेड्स शुरू हो गए, जिसमें भूटानीज लोग बंगाल और आसाम के टेरिटरीज को अटैक करने लगे थे। की इवेंट्स लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट। अल्जिन इनवॉय। 1863 में एल्गिन नाम के ब्रिटिश इनवॉय को भूटान में हर्ष ट्रीटमेंट मिला, जिससे ब्रिटिश को एंगर आई। इसके बाद ब्रिटिश ने भूटान पर प्रेशर डालना शुरू किया। एनेक्सेशन ऑफ पासेस। भूटानीज ने ब्रिटिश को असम के पासेस देने से मना कर दिया था। इसके बाद ब्रिटिश ने 1865 में ये पासेस अपने कंट्रोल में ले लिया। ट्रीटी ऑफ 1865। इस ट्रीटी के तहत भूटानीज को असम के पासेस देने पड़े, लेकिन इसके बदले में ब्रिटिश ने भूटान को एक एनुअल सब्सिडी देने का प्रॉमिस किया। पासेस का मतलब है माउंटेनस रीजन में जो नैरो पाथ होते हैं उन्हें पासेस कहा जाता है। ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए होती है।
सब्सिडी, ब्रिटिश ने भूटान को एक एनुअल सब्सिडी दिया, जिसका मतलब था कि भूटान को हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट दिया जाएगा, जो उनके लिए फाइनेंशियल हेल्प थी। अब एंग्लो नेपालीज रिलेशन। नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच रिलेशन तब टाइट हो गए जब ब्रिटिश ने गोरखपुर को 1801 में एनेक्स किया, जो नेपाल के बॉर्डर के पास था। ये एक बाउंड्री कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बना। गोरखास ने बुतवाल और सियोराज को कैप्चर कर लिया था लॉर्ड हेस्टिंग के रीजन के दौरान, जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बना। एंग्लो नेपालीज वार 1814 टू 1816। गोरखास की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ने ब्रिटिश को फोर्स किया कि वो उनके साथ वार करे। यह वार ट्रीटी ऑफ संगोली के साथ खत्म हुई, जो 1860 में साइन हुई। इस ट्रीटी के तहत नेपाल को कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एक्सेप्ट करनी पड़ी। आइए देखते हैं प्रोविजंस ऑफ द ट्रीटी ऑफ सगौली 1816। ब्रिटिश रेसिडेंट इन नेपाल। नेपाल को अपने यहाँ एक ब्रिटिश रेसिडेंट एक्सेप्ट करना पड़ा, जो ब्रिटिश के रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे। टेरिटोरियल लॉसेस। नेपाल को अपने गढ़वाल और कुमाऊन के रीजन सीड करने पड़े। इसका मतलब था कि ये टेरिटरीज अब ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बन गया। तेराई और सिक्किम। नेपाल को तेराई और सिक्किम से अपने क्लेम भी विड्रॉ करने पड़े। स्ट्रेटेजी बेनिफिट्स फॉर द ब्रिटिश। ट्रीटी के बाद ब्रिटिश को सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड में फायदा हुआ और उन्हें हिल स्टेशन जैसे शिमला, मसूरी और नैनीताल के लिए साइट मिल गए। अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ द ट्रीटी। गोरखास इन ब्रिटिश आर्मी। ट्रीटी के बाद गोरखास को ब्रिटिश इंडियन आर्मी में लार्ज नंबर में रिक्रूट किया गया, जो उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ाने में मददगार था। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। ब्रिटिश को नेपाल के बॉर्डर एरिया में कंट्रोल मिल गई, जिससे उनका सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड और इजियर हो गया। नेपाल सोवरेनिटी। ट्रीटी के बाद नेपाल को अपने सोवरेनिटी को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, लेकिन उन्हें अपनी इंडिपेंडेंस भी बनी रही। अब एंग्लो बर्मीज रिलेशन। एंग्लो बर्मीज रिलेशन का मेन रीजन ब्रिटिश की एक्सपेंशनिस्ट डिजायर थी। ब्रिटिश को बर्मा के फॉरेस्ट रिसोर्सेज जैसे टिम्बर की जरूरत थी। उन्हें फ्रेंच एम्बिशन को साउथ ईस्ट एशिया में रोकना था और उन्हें बर्मा में अपने मैन्युफैक्चर्ड वुड का मार्केट भी चाहिए था। इसलिए थर्ड एंग्लो बर्मीज वार हुए, जिसमें बर्मा को फाइनली 1885 में ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बना लिया गया। देखते हैं फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार 1824 टू 1826। काउज ऑफ द वार। टेंशन अलोंग द बॉर्डर। ब्रिटिश और बर्मा के बीच का बॉर्डर क्लियर डिफाइन नहीं था। बर्मा ने अराकान और मणिपुर को ऑक्युपाई कर लिया था और उनकी वेस्टवार्ड एक्सपेंशन ने असम और ब्रह्मपुत्रा वैली को थ्रेट किया था। एक्सपेंशन ऑफ बर्मा। बर्मीज ने अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड करते हुए असम और काचर को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की थी, जिससे ब्रिटिश को थ्रेट महसूस हुआ। ब्रिटिश ने रगून और कुछ और इंपॉर्टेंट एरियाज को ऑक्युपाई किया। ये वार ब्रिटिश एक्सपेंशन और बर्मीज एग्रेशन के बीच था। ट्रीटी ऑफ यंदावो 1826। वार के बाद ट्रीटी ऑफ यंदावो साइन की गई, जिसमें बर्मा को कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन एक्सेप्ट करनी पड़ी। वार कंपनसेशन। बर्मा को 1 करोड़ रुपए देना था एज ए वार कंपनसेशन। टेरिटोरियल लॉसेस। बर्मा को अपनी कोस्टल प्रोविंसेस अराकान और तेनासेरिम सीड करनी पड़ी। असम, काचर और जैंतिया पर अपने क्लेम्स को एबंडेंट करना था। मणिपुर को इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में रिकॉग्नाइज करना था। ब्रिटिश रेसिडेंट को आवा, यानी जो बर्मा का कैपिटल था, आवा में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में एक्सेप्ट करना था। अब सेकेंड एंग्लो बर्मीज वार 1852। काउज ऑफ द वार। लॉर्ड डलहौजी इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज। ब्रिटिश की इंपीरियल एक्सपेंशन की पॉलिसी और कमर्शियल नीड ने
ये वार शुरू कराया। ब्रिटिश ट्रेडर को अपर बर्मा के टिम्बर रिसोर्सेज की जरूरत थी और वो बर्मा के मार्केट में अपनी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को बेचना चाहते थे। ब्रिटिश ने पेगू को ऑक्युपाई कर लिया, जिससे उनका कंप्लीट कंट्रोल लोअर बर्मा पर हो गया। द वार। ब्रिटिश ने पेगू को अपने कंट्रोल में ले लिया और लोअर बर्मा पर अपना डोमिनेंस स्टेब्लिश किया। सेकेंड वार के बाद ब्रिटिश ने लोअर बर्मा पर अपना कंट्रोल स्टेब्लिश कर लिया, पेगू को एनेक्स कर दिया। थर्ड एंग्लो बर्मीज वार 1885। काउज ऑफ द वार। किंग थिबॉब्स हॉस्टिलिटी। बर्मीज किंग बिंधन के बाद उनका बेटा थिबो थ्रोन पर आया। थिबो का एटीट्यूड ब्रिटिश के टुवर्ड्स हॉस्टाइल था और वो कमर्शियल ट्रीटी साइन कर रहा था फ्रांस, जर्मनी और इटली के साथ, जो ब्रिटिश के रेबल्स थे। ब्रिटिश ने लॉर्ड डफरिन के अंदर अपर बर्मा को एनेक्स करने का फाइनल डिसीजन लिया। वार। ब्रिटिश ने स्ट्रांग गुरिल्ला अपराइजिंग के बाद अपर बर्मा को एनेक्स कर लिया। ये वार ब्रिटिश की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी और थिम्बो की हॉस्टिलिटी के बीच था। 1885 में बर्मा को ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बना दिया गया। इसके बाद बर्मा को 1935 में इंडिया से सेपरेट कर दिया गया ताकि नेशनलिस्ट मूवमेंट को डिवाइड किया जा सके। अब बात करते हैं एंग्लो तिब्बतियन रिलेशन। बैकग्राउंड। रशियाज इन्फ्लुएंस इन तिब्बत। 19th सेंचुरी के एंड तक रशिया का इन्फ्लुएंस तिब्बत में बढ़ रहा था। इसका एक मेजर रीजन था रशिया एक्सपेंशन और ब्रिटिश रशियन रेवलरी इन एशिया, जो हम ग्रेट गेम के नाम से भी जानते हैं। चाइनीज सुजेनिटी। चाइना का सुजेनिटी यानी कि सिंबॉलिक कंट्रोल तिब्बत पर था, लेकिन उनकी एक्चुअल कंट्रोल काफी वीक थी और तिब्बत में रशियन इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था। रूमर ऑफ रशियन आर्म्स। कुछ रूमर भी चल रहे थे कि रशियन वेपन्स और एमुनिशन तिब्बत में आ रहे हैं, जो ब्रिटिश के लिए एक वार्निंग थी। ब्रिटिश को लगा कि अगर रशिया ने तिब्बत को अपने इन्फ्लुएंस में ले लिया तो उनका एक्सेस इंडिया और सेंट्रल एशिया तक डेंजरस हो सकता है। मिशन। लॉर्ड कर्जन रिस्पॉन्स। कर्जन स्ट्रेटेजी। लॉर्ड कर्जन, जो ब्रिटिश इंडिया के वाइसरॉय थे, उन्होंने तिब्बत में रशियन इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए एक मिलिट्री मिशन भेजा। उन्होंने गोरखा कंटिजेंट को तिब्बत भेजा, जिससे कोलोनेल यंगुसबंद लीड कर रहे थे। यंगुसबंद का मेन ऑब्जेक्टिव था तिब्बत को प्रेशर डालना ताकि वो ब्रिटिश टर्म्स एक्सेप्ट करे और रशियन इन्फ्लुएंस को रोका जा सके। कॉन्फ्लिक्ट को देखते हैं। तिब्बत रेस्पॉन्स। नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस। तिब्बत ने नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस का ऑप्शन चूज किया और डायलॉग को रिफ्यूज कर दिया। तिब्बत के लीडर्स ने ब्रिटिश के साथ बात करने से मना कर दिया। दलाई लामा फाइट। जैसे ही यंगुसबैंड ने अपना मिशन स्टार्ट किया और लासा, जो कि तिब्बत का कैपिटल था, लासा में घुसने की कोशिश की, दलाई लामा ने लासा से भागकर इंडिया में असाइलम लेने का फैसला लिया। ट्रीटी ऑफ लासा 1904। टर्म्स ऑफ द ट्रीटी। इम्पोजिशन ऑफ टर्म्स। ट्रीटी ऑफ लासा 1904 में साइन हुई, जिसमें यंगुसबंद ने तिब्बत पर अपने टर्म्स इंपोज किए। वार इंडेमनिटी। तिब्बत को 75 लाख रुपीस का वार इंडेमनिटी देना था, जो 1 लाख रुपीस पर ईयर के रेट पर पे करना था। चुम्बी वैली ऑक्यूपेशन। ब्रिटिश ने चुम्बी वैली को अपने कंट्रोल में ले लिया एज सिक्योरिटी ऑफ तिब्बत पेमेंट। फ्रंटियर ऑफ सिक्किम। तिब्बत को ये एग्री करना था कि वो सिक्किम के फ्रंटियर को रेस्पेक्ट करेगा और किसी भी फॉरेन पावर को कंसेशन नहीं देगा। चाइनीज रोल। चाइना बेनिफिट्स। एंग्लो रशियन कन्वेंशन ऑफ 1907 के तहत दोनों पावर, ब्रिटिश और रशिया,
ने ये एग्री किया कि तिब्बत के साथ किसी भी नेगोशिएशन को चाइनीज गवर्नमेंट के थ्रू किया जाएगा। इस एग्रीमेंट के बाद चाइना को तिब्बत पर अपना कंट्रोल स्टेब्लिश करने का एक अपॉर्चुनिटीज मिल गया। अब बात करते हैं एंग्लो अफगान रिलेशन बैकग्राउंड। फॉरवर्ड पॉलिसी ऑफ ऑकलैंड 1836। लॉर्ड ऑकलैंड का फॉरवर्ड पॉलिसी का मेन गोल था कि ब्रिटिश इंडिया को रशियन अटैक से बचाया जा सके। उस टाइम पे रशिया का इन्फ्लुएंस सेंट्रल एशिया में बढ़ रहा था और ब्रिटिश को डर था कि रशिया अफगानिस्तान के थ्रू ब्रिटिश इंडिया पर अटैक कर सकता है। तो ऑकलैंड ने डिसाइड किया कि अफगानिस्तान में ट्रीटीज या एनेक्सेशन के थ्रू अपने बाउंड्रीज को सिक्योर किया जाए। आइए कि इवेंट्स को देखते हैं। ट्राइपार्टाइट ट्रीटी 1838। ब्रिटिश ने सिख और शाह शुजा के साथ एक ट्राइपार्टाइट ट्रीटी साइन की। इस ट्रीटी का मेन पर्पस था शाह शुजा को अफगानिस्तान का आमिर बनाया जाए, लेकिन उसे अपनी फॉरेन पॉलिसी ब्रिटिश के एडवाइस के अंदर चलानी थी। इस ट्रीटी ने सिख और अफगान के बीच में पीस को मेंटेन किया। इससे ब्रिटिश इंडिया के बॉर्डर को सिक्योर करने का एक और अटेम्प्ट किया गया था। फर्स्ट एंग्लो अफगान वार 1839-42 को देखते हैं। वार का रीजन। फॉरवर्ड पॉलिसी के अंदर ब्रिटिश ने अफगानिस्तान को अपने बफर स्टेट के रूप में एस्टेब्लिश करना चाहा था ताकि रशियन एग्रेशन से अपने बॉर्डर को सिक्योर कर सके। आउटकम्स ये हुआ कि ब्रिटिश ने काबुल मार्च किया और शाह शुजा को आमिर बनाया, लेकिन अफगान्स ने शाह शुजा को एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने रेबेलियन शुरू कर दिया। ब्रिटिश रिट्रीट। अफगान्स की रेबेलियन के बाद ब्रिटिश ने डिसीजन लिया कि अफगानिस्तान से एवेक्यूएट किया जाए और पुराने रूलर दोस्त मोहम्मद को वापस रिस्टोर किया जाए। जॉन लॉरेंस पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। पॉलिसी का कॉन्सेप्ट। जॉन लॉरेंस ने मास्टरली इनएक्टिविटी का पॉलिसी अपनाया जो फर्स्ट अफगान वार के डिजास्टर के बाद था। इस पॉलिसी का मेन आइडिया था कि अफगानिस्तान के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करना। जब दोस्त मोहम्मद के डेथ हुआ तो लॉरेंस ने सक्सेशन वार में इंटरफेयर नहीं किया, क्योंकि उनका बिलीव था कि अगर अफगान सिविल वार के कैंडिडेट को फॉरेन हेल्प नहीं मिलता तो वो अपने आप सेटल हो जाएंगे। मास्टरली इनएक्टिविटी का मेन एम था कि पीस को मेंटेन किया जाए और फ्रंटियर पर कोई डिस्टरबेंस ना हो। लिटन्स पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व को देखते हैं। लिटन्स स्ट्रेटेजी। लॉर्ड लिटन ने प्राउड रिजर्व पॉलिसी को एडॉप्ट किया, जो कि अफगानिस्तान के सिचुएशन को क्लियरिफाई करने का एक अटेम्प्ट था। साइंटिफिक फ्रंटियर। लिटन चाहते थे कि अफगानिस्तान के बॉर्डर को साइंटिफिकली डिफाइन किया जाए ताकि एम्बिग्युइटी ना हो। स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस। लिटन का यह भी मानना था कि ब्रिटिश को अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को क्लियरली डिफाइन करना चाहिए, जिसमें अफगानिस्तान को भी शामिल किया गया। अब बात करते हैं सेकेंड एंग्लो अफगान वार 1878-18। बैकग्राउंड। शेर अली डिप्लोमेसी। शेर अली अफगानिस्तान का आमिर चाहते थे कि उनका देश रशिया और ब्रिटिश इंडिया के बीच एक न्यूट्रल पोजीशन में रहे। वो दोनों पावर के साथ अच्छे रिलेशन रखना चाहते थे। ब्रिटिश रिस्पांस। शेर अली ने ब्रिटिश इनवॉय को काबुल में रहने की इजाजत देने से मना कर दिया, जबकि उन्होंने रशिया को ये प्रिविलेजेस दिया था। ये ब्रिटिश को नाराज कर दिया और लॉर्ड लिटन ने डिसाइड किया कि अफगान को इन्वेट करना होगा। वार एंड ट्रीटी ऑफ गंदामार्ग 1879। वार। जब शेर अली ने ब्रिटिश इनवॉय को काबुल में नहीं आने दिया तो ब्रिटिश ने इन्वेट कर दिया। शेर अली को अफगानिस्तान से भागना पड़ा। ट्रीटी ऑफ गंदामार्ग 1879। वार के बाद यूबुक खान, शेर अली के एल्डेस्ट सन, ने ट्रीटी ऑफ गंदामार्ग साइन किया, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, जैसे फॉरेन पॉलिसी।
आमिर को अपनी फॉरेन पॉलिसी ब्रिटिश एडवाइस के अंदर चलानी थी। ब्रिटिश रेसिडेंट, काबुल में एक परमानेंट ब्रिटिश रेसिडेंस को स्टेशन करना था। सपोर्ट अगेंस्ट फॉरेन एग्रेशन, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आमिर को फॉरेन एग्रेशन के अगेंस्ट सपोर्ट देने का प्रॉमिस किया। इंस्टेबिलिटी एंड ड्यूरेंट लाइन्स, इंस्टेबिलिटी, ट्रीटी के बाद भी अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी रही और लिटन का प्लान अफगानिस्तान को डिसमेंबर करने का सक्सेसफुल नहीं हुआ। डूरेंट लाइन 1893, लॉर्ड लिटन ने डूरेंट लाइन को एस्टेब्लिश किया जो अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया के बीच एक बाउंड्री लाइन थी। ये लाइन अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट बनाने के लिए थी ताकि ब्रिटिश इंडिया को रशियन इन्वेजन से बचाया जा सके, लेकिन ये बाउंड्री लॉन्ग टर्म पीस नहीं लाई। कर्जन पॉलिसी 1899 to 1905, पॉलिसी ऑफ विड्रोवल एंड कंसंट्रेशन, लॉर्ड कर्जन ने अपने टेन्यूर में पॉलिसी ऑफ विड्रोवल को फॉलो किया। इसका मतलब था कि उन्होंने ट्राइबल्स को ट्रेन किया और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को डायरेक्ट कंट्रोल में लिया जो पहले अफगानिस्तान के इन्फ्लुएंस में था। कर्जन का एम था कि उन एरियाज में ब्रिटिश कंट्रोल को मजबूत किया जाए। पोस्ट वर्ल्ड वार वन डेवलपमेंट, अफगानिस्तान डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद और 1917 रशियन रिवॉल्यूशन के बाद अफगानिस्तान ने अपनी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड करना शुरू की। हबीबुल्लाह के डेथ के बाद उनका सक्सेसर अमानुल्लाह खान ने ओपनली ब्रिटिश के अगेंस्ट वार डिक्लेयर कर दिया। अमानुल्लाह खान वार 1919, अमानुल्लाह खान ने ब्रिटिश इंडिया के अगेंस्ट ओपन वार स्टार्ट किया और अफगानिस्तान ने अपनी इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल किया। पीस एंड इंडिपेंडेंस 1921, पीस ट्रीटी, फाइनली 1921 में पीस आई जब अफगानिस्तान ने अपनी फॉरेन अफेयर में इंडिपेंडेंस हासिल की। इसके बाद अफगानिस्तान ने अपनी इंडिपेंडेंस को फुल्ली रिकवर किया, लेकिन ब्रिटिश ने उनको इंटरनल मैटर में कंट्रोल दिया था।